हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है ये हमारी टीम है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। तो आइए आप जुड़िए इससे। मैं लोकुश पांडे। मैं पिछले 7 वर्षों से जो है दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। हमसे यूपीएससी क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। डेली कोर्सेज आपको मिलेंगे। सारी कोर्सेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड होगी। लाइव क्लासेस अनलिमिटेड होंगी। जितनी बार चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं और आप टॉप एजुकेटर के साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं और आपको इस सारी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जा करके आपको करना पड़ेगा ये सारा का सारा। आप देख रहे हैं ना, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अब सारा का सारा करेंगे। 12 महीने का भी जो आपको सब्सक्राइब मिल रहा है, अगर आप LP10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिससे आपको 12 महीने का 36,000 में मिल जाता है। ठीक है, 36,000 पे। अगर 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पड़ता है आपको लगभग 43,200 रुपए का। और अगर आप इन सारी चीज़ों का अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी या आपका गोल जो टारगेट ईयर है आपका या गोल ईयर जिसको आप बोलते हो, अगर वो 21 है, 22 है या 23 है, जो भी है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप 2 मंथ का कोर्स 2 मंथ नहीं 2 ईयर वाला यानी 24 मंथ का आप कोर्स लीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो और जब भी आप लीजिए सब्सक्रिप्शन तो आप LP10 का जरूर इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप बराबर सानिध्य में बने रहेंगे। चलिए, हम लोग अभी देख क्या रहे थे? आप जानते हैं कल ही देख रहे थे हम लोग, हार्मोन्स देख रहे थे, है ना? हार्मोन्स का थोड़ा-सा पार्ट हुआ था। मेरे ख्याल से सब बातें कल समझ में आई गई होंगी और नहीं तो नहीं समझ में आई होंगी तो बेटा 2-3 बार देख लेना। सभी लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सभी खुश रहो, खूब पढ़ते रहो, दिन-रात जो है तैयारी के लिए संघर्ष करते रहो एकदम पूरी तरह से। तैयारी करते रहो एकदम, सफलता के लिए संघर्ष करते रहो, ठीक है? चलिए जल्दी-जल्दी आइए, फिर शुरुआत करते हैं, हम लोग जुड़ते हैं आगे के लिए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम शरण जी, प्रिया जी, नेहा जी, अजुद्दीन, रिमझिम, आशा जी, मोहित जी, सब एक तरफ से गुड मॉर्निंग। सब आइए जल्दी-जल्दी आइए। शुरुआत करते हैं हम लोग हार्मोन। और आज हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी के थोड़े से कुछ बचे थे और एड्रिनल ग्लैंड के हम लोगों को देखने हैं। ये 2 ग्लैंड आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। सवाल भी हाँ, जल्दी से आइए। तो इसका हम लोग पढ़ रहे थे। हार्मोन हम लोग पिट्यूटरी का देखे। हम ने देखा कि वास्तव में हमारे बॉडी में कुछ इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि वास्तव में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी समन्वय करते हैं और नियमन करते हैं हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को या कोशिकाओं के उनके कार्यों को एकदम सुनिश्चित करते हैं कि आपको कब कितना कैसे करना है। वो सारा यानी एक तरह से हर बॉडी के हर पार्ट को संदेश देते हैं जब उनको जो करना होता है या नहीं करना होता है ना? ठीक है, यानी कुल मिला-जुला करके आप बात ये समझ पा रहे होंगे कि हार्मोन जो है वो आपके शरीर के अंदर का एक तरह से संदेश वाहक है। इसीलिए बोला जाता है ये क्या है, केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी, जो कि एक-एक बात मतलब एक-एक कार्य के लिए वो हर कोशिकाओं के पास पहुंचता है और हर कोशिकाओं से उसके कार्य को करने के लिए, है ना, उसको संदेश देता है। ठीक है, तो आपको हम लोगों ने कल देखा था कि ये जो है ये ग्लैंड बहुत ही छोटी ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन में होती है। 2 पार्ट में बटी होती है। एक को हम एंटीरियर बोलते हैं और एक को पोस्टीरियर, यानी एक अग्रपिंड है और दूसरा पश्च पिंड है। और अग्रपिंड से हम लोग देख रहे थे कि अग्रपिंड से काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते थे, है ना? और ये ट्रॉफिक या स्टिमुलेटिंग नेचर के होते हैं, यानी ये वास्तव में क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं या प्रेरित करते हैं, यही वाले हैं, है ना? इसमें ज्यादातर ट्रॉफिक हमने उसमें 2 देखा भी, एक तो सोमैटोट्रोपिक देखा और दूसरा गोनाडोट्रोपिन देखा, है ना? सोमैटोट्रोपिक क्या करता है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है ना? और मैंने कहा अगर हार्मोन की अनियमितताएं हो जाएं यानी एबनॉर्मलिटीज, आप ये कह लीजिए इरेगुलरिटीज हो जाती है,
तो समस्या क्या आती है आप जानते हैं, ढेर सारी डिजीज हो जाती है, और इस डिजीज को हम लोग कौन सा डिजीज बोलते हैं बेटा? फंक्शनल डिजीज। फंक्शनल का मतलब क्या? कार्यात्मक रोग, क्योंकि आप जानते हो ये कार्यों की ही निगरानी करता है, इसलिए वो कार्य में क्या करता है? डिस्टर्बेंस कर देता है। और मैंने आपको बताया कि जिस भी सेल के पास या जिस भी ऑर्गन के पास ये जाएगा और कुछ भी कह देगा तो वो बिल्कुल, है ना, हाँ बिल्कुल बायोकेमिकल रिएक्शन के, हाँ वेरी गुड बेटा। वो सर, अरे तो बॉडी में और होता क्या है? बायोकेमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस ही तो होते हैं पूरा पूरा बॉडी में बेटा। बायोकेमिकल रिएक्शन ही तो क्या कहलाता है? उपापचय। और बॉडी में तो सब कुछ उपापचय ही है। हाँ ठीक है, बहुत सही। एक एक बात को ऐसे ही समझते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से आंसर देते हैं और अपने से जब कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो यानी आप फंक्शनल डिजीज कहते हैं जब अगर इनकी हार्मोन की अगर हमारे बॉडी में चाहे कमी हो जाए चाहे अधिकता, यानी एबनॉर्मलिटीज होगी, इनबैलेंस जिसको बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसका बैलेंस नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, संतुलित होता है। और जब संतुलित होगा तो, क्योंकि आप जानते हो कि हार्मोन अगर किसी भी पार्ट को आपके कोई भी अगर हार्मोन एक्स्ट्रा निकला और अगर वो कहेगा तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन की बात को मानना जो है समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से अपराध है ना? तो कोई भी ऐसा अपराध नहीं करता आपकी बॉडी में, इसलिए हार्मोन्स की एक-एक बातों को सुनता है, भले वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएँ, भले वो शरीर के नुकसानदायक हो जाएँ, डज़न्ट मैटर, लेकिन जब भी वो करेगा तो हर बात उसकी बात मानेगा, क्लियर ना? तो हार्मोन की बात हम लोग देख रहे थे और हमने देखा पिट्यूटरी की बात। पिट्यूटरी इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारे शरीर का सबसे छोटा, मतलब बॉडी का सबसे छोटा क्या है? ये एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटी होते हुए भी ये जितने भी लगभग जितनी भी हैं आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां, उन सब का क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। ठीक है ना? ये सब का कंट्रोल करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर इंडोक्राइन ऑफ द बॉडी। मास्टर इंडोक्राइन है ये, छोटे सबको करती है। और इसीलिए वो मैंने बताया कि ये जो हार्मोन निकालती है, अग्रपिंड की बात करें तो अग्रपिंड में जो है ये हार्मोन निकालती है, एक ट्रॉपिक नेचर की, मतलब प्रेरित करती है, या स्टिमुलेटिंग नेचर की, मतलब उत्तेजित करती है। लगभग दोनों बात एक ही है। प्रेरित करने का मतलब होता है थोड़ा स्लो होगा, उत्तेजित करने का मतलब है कि थोड़ा सा तेज होगा, ऐसा। भाई किसी को उत्तेजित करो और किसी को प्रेरित करो, प्रेरित करने में आपको समय लग सकता है, ठीक है ना? हाँ जल्दी से आइए सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़िए। आप बोलते हैं हम लेट हो जाते हैं, बेटा हम तो 6:10 पे आते ही हैं जानबूझ के, 6, 10, 11, 12, ताकि आप लोग आ जाइए। ठीक है, कोई नहीं, आइए जल्दी जल्दी आइए। तो हार्मोन आपने देख लिया कि हार्मोन वास्तव में बहुत ढेर सारे काम किए आपको, बिना उसके कुछ आपने देखा होगा। जैसे देखिए हर बॉडी को ये पता होता, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक, अगर पढ़ा होगा तो शायद आप जानते होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में जो जीनोम प्रोजेक्ट चला था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जब आपने पढ़ा होगा तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने देखा था कि हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में कुल जो है 25,000 जीन पाए जाते थे, है ना? 25,000, ये तो आपको पता होगा। एक कोशिका, मैंने पहले दिन भी बताया था कि आपकी ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है वो कुल ये हर कोशिका के अंदर बेटा, हर कोशिका के अंदर कुल कितने जीन होते हैं? 25,000 जीन। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला। तो यहाँ पर 25,000 जीन तो हैं, कितने हैं? 25,000 जीन यहाँ पर हैं। लेकिन ये जो 25,000 जीन हैं, आप देखिए, समझ है ना? ये जो 25,000 जीन है, क्या ये हर कोशिकाओं में, सब कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं? बोलो भाई, क्या हर कोशिका में सक्रिय हैं? बोलो। हर कोशिकाओं में ये सक्रिय नहीं है, क्यों है बोलो? ठीक है, तो 25,000 अगर जीन हैं हर एक सेल में, जितनी भी आपके पास, आपके बॉडी में जितनी भी सेल है, हर सेल में कुल 25,000 जीन। लेकिन मात्र आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ 2% ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। मतलब 25,000 का 2% देखा जाए तो 500 जीन। और ये 500 जीन को एक्टिव होने के लिए टाइम टू टाइम खबर कौन देगा? वो हार्मोन देता है बेटा। क्योंकि जब तक ये हार्मोन नहीं पहुंचेगा तब तक ये जीन एक्टिव नहीं होंगे। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आप जब पैदा हुए थे तो बेटा आपको ये दाढ़ी मूछें थोड़ी थी कि मूछें लेकर के आए थे, नहीं लेके आए थे ना? भाई लेके तो नहीं आए थे। या आपके माउथ में क्या टीथ थे, दांत वगैरह थे? नहीं थे। लेकिन एक समय आता है तो फिर उसके बाद सारी चीजें क्या होती हैं? धीरे धीरे आ जाती हैं। यानी हार्मोन क्या करता है, जैसे आप जैसे युवावस्था में पहुंचने पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही आपका एक हार्मोन आता है
और आपकी यहाँ ये जहां पर मूछें उगी हैं, ये देख रहे हैं, इस वाली कोशिका से बोलता है कि बेटा अब वक्त आ गया है तुमको काम करने का, क्योंकि इनको पहले से पता होता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, है ना, समझ पा रहे हैं ना, यानी ये पता है इनको कि कब आया, तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 25,000 में से 500 जीन एक्टिव होते हैं, वो भी जब हार्मोन आकर के इनसे बोलता है टाइम टू टाइम कब करना है, कैसे करना है, तो हर 500 भी जो एक्टिव हैं वो हर समय एक्टिव नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन हर कोशिकाओं में ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी हार्मोन का काम क्या होता है, हर सेल को ये वक्त पे जाकर के बताना कि अब तुमको क्या करना है और कितना करना है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल बातें आपके दिमाग में एकदम धस जानी चाहिए, क्लियर ना। हम्म। हाँ बेटा, बिल्कुल सही करे, आगे देखते हैं, चलिए। आज कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने देख लिया था कि पिट्यूटरी से, ये सपोज कीजिए ये पिट्यूटरी था, क्या करें इस पर इतना क्लियर बनता नहीं भाई, ये लो, मान लीजिए ये पिट्यूटरी है, तो यहां से आपने देखा कि यहां से कल ये हाइपोथैलेमस है जहां पर ये लगा था, यहां से एक हार्मोन हमने लोगों ने क्या निकाला था बेटा, GnRH, है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद यहां से ये निकला था क्या, पहले निकला था ये, यहां से निकल के गया था FSH, और FSH ने क्या किया था, आप जानते हैं कि, है ना, ये सारा का सारा जो है फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, जो ओवरी में पाई जाती है, और फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, तो आप जानते हैं कि हमने कल देखा भी था, अब आज ऐसे ही बना देता हूं, आपने देखा है तो सही जानते ही होंगे। यहाँ पर आकर के ये स्टिमुलेट करता है, और फिर उसके बाद जो है 10-12 दिन, 12-15 दिन, 12 दिन के बाद, 13 दिन के बाद आता है, यहाँ से इसको ले जाता है कौन, LH। लेकिन जैसे ही यहाँ एक्साइट किया था, एक हार्मोन यहाँ निकल के आया था जिसको हम क्या बोलते थे बेटा, एस्ट्रोजन, है ना, जिसने इसकी दीवार बनाना शुरू किया था, है ना, इसकी दीवार बनाना शुरू किया था। और जैसे ही इससे निकलता है तो ये बन जाता है क्या, कॉर्पस लूटियम। और फिर कॉर्पस लूटियम एक और हार्मोन निकालता था जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते थे, ये फाइनल था, जो कि सारे के सारे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सारे उतार चढ़ाव का क्या करता था, है ना, देख रेख करता था। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। अब यही बात हमने कहा कि LH और FSH जो इसमें कर रहे हैं, फीमेल की बात करें अगर ये, हाँ, कार्पस ल्यूटियम आपने देखा था, ये कार्पस ल्यूटियम जो बना था, ये क्या कर रहा था, ये प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा था बेटा, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन को मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, अप्स डाउन होते हैं, वो सारे का सारे क्या करती है, ये निगरानी करती है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमको क्या मिलेगा कि अब ये जो फीमेल थे, फीमेल का तो हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल में FSH और LH का क्या काम होता है, रोल क्या होता है, ये देखते हैं। तो सिंपल सा बात, जैसे यहां पर आ रहा है ऐसे मेल में भी आएगा। मेल में क्या करेगा, आप जानते हैं मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, है ना। टेस्टिस होता है, आप जानते हैं 2 टेस्टिस होते हैं, और 2 जो है वो स्क्रोटल सैक में जो है, या क्या बोलते हैं उसको, वृषण कोश में जो है वो स्थिर होते हैं। और इसमें वास्तव में भरी होती है जहां से शुक्राणु बनते हैं, यहीं से शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु बनने के लिए जानते हैं यहाँ पर होती है, अंदर ही भरी होती है पतली पतली नलिका, जिसको हम बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, है ना, यानी शुक्राणु जनन करने वाली नलिकाएं, नलिकाएं, उसी नलिकाओं में ही क्या है, शुक्राणु को जनन करने वाले क्या होते हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं, समझ रहे ना। अब ये शुक्र जनन कोशिकाओं को क्या करता है, FSH आता है, FSH आता है, और उन्हीं को कहता है कि क्या करें, स्पर्म का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये लोग कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम तैयार हो जाते हैं। और इसी समय दूसरा भी निकलता है, देखिए इसमें लेट लतीफ नहीं करता बेटा, इस वाले में मेल की जगह पर ऐसा नहीं है कि पहले ये निकलता है फिर बाद में वो निकलेगा, ये दोनों साथ निकलते हैं। और ये जो है
इसी में पाई जाती हैं टेस्टिस के अंदर ही बीच बीच में अंतराली कोशिकाएं, है ना। क्या पाई जाती हैं? अंतराली कोशिकाएं। देखो बेटा, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? लेडिक की कोशिकाएं, है ना। इसी को हम लेडिक सेल भी बोलते हैं, लेडिक सेल। तो ये क्या करते हैं, ये जो एलएच हार्मोन आता है, एलएच हार्मोन, जैसे आपने देखा कि एलएच ये क्या करता, रिलीज करता था, लेकिन यहाँ एलएच आता है वहीं कहां पर, किसके पास आता है? हाँ, शुक्र जनन कोशिकाएं, शुक्र मतलब वही शुक्राणु बनाने वाली जो, है ना, कोशिकाएं होती है वहां पर, है ना। तो कहाँ है वो? तो हाँ, शुक्र जनन नलिकाओं में ही पाई जाती है ना वो कोशिकाएं, तो वहीं पर आता है और उसी को एक्साइट करता है। भाई जैसे ये अंडाणु बनाने के लिए कहाँ आया? यहाँ पर ये पुटिका में आया ना, मतलब ओवरी में आया, पुटिकाओं को क्या क्या है ना, आकर के बोला, कहा कि बेटा अब वक्त आ गया है, तुम लोग जो है अंडाणु बना दो। इसी तरह से मेल में ये आएगा, और जहां पर शुक्राणु बनाने वाले होंगे, भाई टेस्टिस में होगा ना कहीं, तो टेस्टिस में आएंगे, और जो शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिकाएं होंगी उन लोगों को बोलेंगे कि भाई तुम लोग भी अब बैठे मत रहो, तुम लोग भी काम करना शुरू करो, अब वक्त आ गया है ना। तो वो भी अपना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बीच ही जैसे ये निकल रहा होता है, एलएच भी साथ ही साथ आता है, इसमें कोई आपने वहां देखा था फीमेल के चक्कर में, आपने देखा कि फीमेल में क्या हुआ कि पहले आया, सारा चीज व्यवस्था बना के गया, आदेश वदेश दे के गया, फिर उसको देखने के लिए वो दोबारा आता है, अब वो काम करने के लिए आता है ना, यानी एलएच आया वो देखा, फिर उसके बाद हुआ। लेकिन यहाँ पर दोनों ये वास्तव में क्या करेंगे, ये अंतराली कोशिकाओं, या जिसको आप बोलते हो लेडिक सेल, इसको आकर के क्या करती है बेटा? हाँ बोलो। यस, इसको उत्तेजित करती हैं, और ये निकालता है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। क्या निकालता है? एक हार्मोन निकालता है टेस्टोस्टेरॉन, जिसको आप क्या बोलते हो? मेल हार्मोन की संज्ञा देते हो। और ये अब क्या करेगा, आप जानते हो, ये बहुत ढेर सारे काम करता है बेटा, आपके बॉडी में पूरा का पूरा जो अब जो जननांग है, मेल में जो जननांग है, उसको भी ये क्या करता है? डेवलप कराता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट इसमें, यानी वृद्धि विकास कराता है। साथ ही आप में शारीरिक जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मसल्स वगैरह का बिल्डअप कराना, ये सारा का सारा जो है ये यानी कहने का मतलब, हाँ बिल्कुल बेटा, ये टेस्टोस्टेरॉन यहाँ से कौन निकाल रहा है? ये अंतराली कोशिकाएं निकाल रही हैं, ठीक है ना। तो इसी टेस्टिस में पाई जाती हैं ये कोशिकाएं। अंतराली नाम ही है कि अंतर अंतर पे होंगी, जगह जगह बीच बीच में कहीं ना कहीं होंगी, तो वही निकालती हैं टेस्टोस्टेरॉन। और किसके कहने पर? एलएच के कहने पर। यानी ये बात तो आप समझ गए कि जैसे एफएसएच वहां पर क्या करता था, अंडा ओवरी में जाकर के अंडाणु जनन के लिए किसी न किसी को, जो अंडाणु बनाने वाली कोशिकाएं होंगी, है ना, कहीं ना कहीं उसको वो तैयार करता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात किया था, इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, मेल सेकेंडरीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेल सेकेंडरीज कैरेक्टर भी देता है, ठीक है, जो मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो भी देता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी तो ये कर ही रहा है, प्राइमरी में ये बाकी नहीं रखता। तो आप देख रहे हैं इतना ये काम कर रहा है, क्लियर हो रही बात? हाँ बिल्कुल। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, तो आपको यही दिखा मिल जाएगा आपको। हमने कहा कि अब जीटीएच यानी गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन था, हमने फीमेल में तो देख लिया था कल, अब मेल में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो नरों में क्या करता है ये एफएसएच हार्मोन? क्या करता है? शुक्र जनन नलिकाओं, वही मैंने बताया बेटा कि जब टेस्टिस में कुछ ऐसी नलिकाएं होती हैं जहां पर शुक्राणु बनते हैं, है ना, वहां पर क्या करता है? शुक्राणु जनन के लिए जो है उसको क्या करता है? उत्तेजित करता है। जैसे वहां पर उत्तेजित किया, यहाँ पर भी उत्तेजित करेगा, यहाँ पर स्पर्म बनाएगा, और वहां पर क्या बनते थे? वहां पर अंडे बनते थे, यानी ओवम बनता था। नरों में अब एलएच की बात करें, लुटिनाइजिंग हार्मोन की अगर बात करें, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? यहाँ पर अंतराली कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, मेल में इसको बेटा आईसीएसएच बोलते हैं। मेल में लुटिनाइजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल, वही मैंने कहा, अंतराली कोशिकाओं को वो स्टिमुलेट करता है, इसी कारण से इसका नाम ही रख दिया गया है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बस और कोई बात नहीं। इनका नाम रखने का मेन मकसद क्या था? मैंने बताया नाम कैसे रखा जाता है। पहला टारगेट, पहले टारगेट सेल होती है, पहले टारगेट सेल होती है, वहां पर पहले टारगेट सेल होगा, फिर उसके बाद उसका नेचर कैसा है, क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, या जो भी कुछ कर रहा है, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में हार्मोन लिख देते हैं ना। तो ये यहाँ पर देखिए, आईसी का मतलब क्या है? टारगेट क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। क्या करना है, यानी नेचर कैसा है इसका? स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा। और एच का मतलब क्या होता है? हार्मोन, आप समझ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर हार्मोन का नाम बहुत
टफ टफ नहीं होता बेटा, बस आप थोड़ा सा, हाँ देखो, अब हिंदुस्तान में तो इस सम की खोज हुई नहीं, है ना। अगर हिंदुस्तान में हुई होती तो हम लोग सीधे सीधे नाम रख देते कि अंतराली कोशिका वाला मालिश करने वाला तेल, या जो भी तेल लगा देते उसको, जो भी कर देते, या कुछ भी बोल देते, पदार्थ बोल देते। लेकिन अब भाई आपने नहीं किया, इसलिए अब तो दूसरा जो किया है वही करना पड़ेगा, है ना। कौन? अरे पुतिन जी, आपको कैसे ब्लॉक करेंगे भाई, हम तो ब्लॉक ही नहीं करते, आप ही नहीं आ रहे हो। हम ब्लॉक काय कर देंगे, बिल्कुल आओ, पढ़ते रहो बेटा, जी जान लगा दो। क्योंकि बेटा जब जिस दिन आप बनोगे ना, तो दुनिया सब आपके पीछे हो। इसलिए पता नहीं क्यों लोग, क्या बताएं, पढ़ने में सोचो ना कितना इंटरेस्ट भी आता है, पढ़ने पे दुनिया भर का ज्ञान मिल रहा है, और दुनिया भर का ज्ञान भी मिल रहा है, और आप सेलेक्ट हो जा रहे हो, जो आपके साथ तो डबल फायदा, पहला तो ज्ञान ले रहे हो, पूरा सिलेक्शन ले रहे हो, तो आप सोचो। और यही नहीं, दुनिया भर की सारी चीजें होती, इसलिए खूब जी जान लगा के पढ़ो बेटा एकदम। हम्म तो हल्का करो तो एकदम पूरा की। अब देखो, तो आपने देखा कि क्या किया इसने, हमने देखा था कि फीमेल में ये बाद में आता है, और वास्तव में वो ओवम को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ल्यूटिन कार्पस ल्यूटियम बनाने के लिए होता है, इसीलिए उसका नाम ही क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग प्रेरक हार्मोन। उसका नाम ही क्या है, ल्यूटिनाइजिंग प्रेरक, कार्पस ल्यूटियम को बनाना चाहता है। कार्प्स मतलब हमने क्या बताया था, कार्प्स मतलब 100। भाई वो पुटिका का 100 हो गया ना, जब सारा चीज मेन चीज निकल जाए तो उसका 100 हो गया, 100 मतलब अरे डेड बॉडी। तो वो कार्पस इसीलिए बोला जाता है, कॉप्स मतलब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा कि कार्प्स मतलब होता है 100। और ल्यूटियम हमने कहा कि वो सारा का सारा लुट गया ना, फट गया तो सारा निकल गया तो लुट गया है, तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यह नरों के वृषण में पाई जाने वाली अंतराली कोशिका या लेडिक कोशिकाओं को क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, जिसके द्वारा जननांग, यहां देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये सारे के सारे विकसित होते हैं, और साथ ही साथ ये शुक्र, भाई जाहिर सी बात है, जब सारे के सारे जननांग विकसित हो गए तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन में जरूर सहायता करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इतनी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई। बेटा कल वाली बात अगर आप समझ गए होगे तो अब किसी हार्मोन में इतनी औकात नहीं है कि आपको थोड़ा सा भी इधर से उधर कर दे, विचलित कर दे। कल वाला ऐसे थे कि उसका एक सीक्वेंस होता है बेटा, अगर आप सीक्वेंस को डिस्टर्ब करें तो फिर वो हार्मोन को आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि रियल में कौन क्या करता है, इसलिए मैंने आपको बताया था, है ना। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद क्या है भाई, एक ही तो नहीं निकला था ना, मैंने कहा तो हार्मोन तो ढेर सारे निकले थे, है ना। भाई आपने देखा था कि हार्मोन तो वो ढेर सारे निकले थे। अब देखते हैं और भी कौन से थे। तो एसीटीएच, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी थायराइड को, सॉरी उल्टा लिख गया क्या, ओहो, शायद उल्टा लिख गया है बेटा, एक सेकेंड। अच्छा एक सेकंड, ये जो है ये इसका है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये अलग है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टीएसएच जो है ये अलग है, यहाँ पर हमने शायद ये नहीं आ पाया, टीएसएच, चलो कोई नहीं। एसीटीएच देखिए, इसमें दो हार्मोन है एक साथ में, ये जो एसीटीएच है ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसी में दो मिल चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये नीचे वाली दो बातें जो है वो इसके लिए नहीं कही गई है, ठीक है। ये सिर्फ एक बात ऊपर जो है वो एक ही कही गई है, यानी एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एसीटीएच है उसका ध्यान दीजिएगा कि ये वाला सिर्फ क्या है, ये जाकर के अधवृक्क ग्रंथि को, यानी एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड के, है ना, कॉर्टेक्स भाग को याद रखना, एड्रिनल में दो पार्ट होगा, एक कॉर्टेक्स होगा एक मेडुला, ये कॉर्टेक्स वाले भाग को क्या करती है, हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है, ठीक है। जो भी हार्मोन वो निकालने वाला होगा उसको ये जाती है और कहती है, क्योंकि मैंने बताया कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, इसलिए वो क्या करेगा, वो जाता है और जाने के बाद जो है अधवृक्क, हर कोश, हर मतलब जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं लगभग लगभग उन सबको जाकर के उनके कार्यों के लिए क्या करता है, हाँ उत्साहित करता है। क्लियर ना? क्लियर 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 बेटा, बात समझ में आया? तो एड्रिनल ग्लैंड, हाँ
अभी आप देखिएगा बेटा एड्रिनल ग्लैंड ऐसे ही नहीं, अभी आप देखिएगा कितना मजेदार चीज है वो। तो थायराइड, अब यहाँ पर ये जो बेटा TSH हार्मोन है ये दूसरा वाला था, सॉरी इसमें एक ही साथ में लिख गया है, और जान ही रहे हैं कि अभी इस समय बेटा लॉकडाउन चल रहा है तो सारा चीज मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए अभी PPT वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो जानते हैं वो सारे हमारे टाइपिस्ट थे, लेकिन सब बेचारे चले गए हैं गाँव, अब लॉकडाउन में सब हो चुके हैं, इसलिए कोई नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यानी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ये ACTH जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो दो भागों में बटा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो जो बटा हुआ है उसका जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उससे जो भी हार्मोन निकलते हैं, बहुत ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं, पचासों की संख्या में निकलते हैं, उसको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है कि बेटा अब हार्मोन निकालो, ठीक है। और दूसरा यहां पर है TSH, ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लिखा है देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाला बेटा, ये क्या करता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड को थायराइड के जो हार्मोन है उसको स्रावित करने के लिए क्या करती है ना, प्रेरित करती है। और आप जानते हैं यही थायराइड TSH डिजीज होती है थायराइड, है ना, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म बेटा यही TSH की वजह से होता है। अगर ये ज्यादा निकल गया तो आप हाइपर थायराइडिज्म हो जाएंगे, अगर कम निकल गया तो कम, है ना। जब थायराइड ग्लैंड हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है ना। बात क्लियर हो रही है ना। अब देखिए, अब ये थायराइड ये क्या करती है, उसके थायराइड ग्रंथि में ग्रोथ करने को और उसको श्रावण करने को प्रेरित करती है। तो आप समझ गए होंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं दुग्ध प्रेरक, या इसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, है ना, PRL भी बोलते हैं बेटा, PRL, प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये आप जानते हैं ये क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड के समय में माता के दुग्ध ग्रंथियों में ये क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करना शुरू करना, यानी उत्पादन शुरू कर देता है, ठीक है। यह कार्पस ल्यूटियम से, और साथ ही ये ध्यान रखिए यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम से क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेक्ट नहीं बेटा, ये प्रोजेस्टेरॉन जो था नामक हार्मोन को वो बनाए रखते, क्योंकि प्रेगनेंसी बराबर बनी है तो इसलिए ये क्या करता है उधर एक दूसरे को थोड़ा बताते रहते हैं कि भाई देखो आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो बच्चे को परेशानी आ सकती है, इसलिए बराबर बने रहिएगा। क्योंकि आप जानते हो बेटा अगर प्रोजेस्टेरॉन हटा तो आपको पता है कि मिसकैरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है फिर ब्रेन के पास मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, और मैसेज नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस फिर से एक रिलीज कर देगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि वो जब तक देखता है कि ब्लड में आपके FSH है, मतलब सॉरी प्रोजेस्टेरॉन है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, जब तक आपके ब्लड में वो देखता रहता है तब वो समझता रहता है। क्योंकि आप जानते हो कि प्रोजेस्टेरॉन है इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम है, और कार्पस ल्यूटियम है इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी जो है वो कायम हुई है, और इसलिए वो बराबर चेक करता रहता है, और अगर उसको नहीं दिखा तो वो नया भेज देगा, याद रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो क्या करेगा आगे, नहीं, ऑक्सीटोसिन बेटा वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए नहीं काम करता, वो मिल्क इजेक्शन के लिए काम करता है, इसीलिए वो उसको मिल्क इजेक्टरी हार्मोन बोले जाते हैं। अब देखो ये जो होता है इसको मैमियोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये मातृत्व है ना, माँ से संबंधित है। तो माँ को अपने बच्चे को लेकर के जो मन में एक आकांक्षा जगी होती है वही चीजें, तो ये दुग्ध प्रेरक हार्मोन जो होता है इसको हम मेमोरी या मैटरनिटी हार्मोन भी बोलते हैं ना। यहाँ ये देखिए ये मादा में दुग्ध निर्माण, है ना, इसकी कमी से मादा में दुग्ध, जाहिर सी बात है भाई जो जिसके कारण हो रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात, क्लियर। तो माता में क्या होता है दुग्ध का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्लियर हो रही बात। अगली बात अगर हम करें मिलेनोसाइट, है ना, प्रेरक हार्मोन, ये क्या करती है, ये मिलेनिन पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाओं को, मिलेनिन यानी जो वर्णक है जिससे चेहरे का रंग जो है गोरा और काला होता है, उसको बनाने के लिए ये प्रेरित करती है। यानी अगर मान लीजिए ये मेलानोसाइट जो आपका है, अगर ये हार्मोन काम कर रहा है और ये ज्यादा एक्टिव करेगा तो आपको मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनेंगे, और मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनेंगे तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, है ना। और जब कम होगा, कम बनेगा मेलानिन पिगमेंट, कम बनेंगे मेलानिन वर्णक कम बनेंगे तो आपका रंग जो है वो गोरा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी डिपेंड करता है बेटा कि आप किस क्लाइमेट में होते हो, है ना, क्लाइमेट के हिसाब से ये सारा का सारा हार्मोन भी एक्टिव होते रहते हैं, ठीक है। हाँ स्किन की बात करें, मैमियोट्रोपिक, अब हम पश्च पिंड के हार्मोन को देख लेते हैं।
पश्चपिंड का हार्मोन आप जानते हैं कि बेटा बहुत खतरनाक हार्मोन है, आप जानते हैं। इस हार्मोन से सदैव बच के रहिएगा। ये हार्मोन मेल और फीमेल बिल्कुल भी नहीं देखता, याद रखिएगा। ये खतरनाक हार्मोन जो है, इसके बारे में जितना ही खतरा बोला जाए उतना ही कम है। क्योंकि बेटा ये दुनिया भर में ये सबसे ज्यादा मशहूर हार्मोन अगर कोई है तो वो है ऑक्सीटोसिन। और आप जानते हो अपने कामों के लिए बदनाम था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही के वर्षों में 2 साल पहले इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। ऑक्सीटोसिन ये जानते हैं ये क्या करता है, ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, लेबर पेन। लेबर पेन का मतलब मजदूरों की दर्द की बात नहीं हो रही है कि मजदूर बड़े दर्द में है कोरोना की वजह से। यहाँ हम लेबर पेन जहां पर आए तो ये समझना कि प्रसव पीड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये पता चला कि बिल्कुल ये क्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत करता है लेबर पेन की। ये क्या होता है, लेबर पेन क्या होता है भाई, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा मतलब कब, आपको मैंने क्या बताया था बेटा कि ये देखो, माँ का गर्भाशय इस तरह से होता है, आप देखिए इस तरीके से, ये गर्भाशय, यहाँ पर आपने देखा ये वाला पोर्शन गर्भाशय है, यहाँ पर ये देखिए, और यहीं पर कौन है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये छोटा बच्चा यहाँ पर है, ठीक है ना। अब ये बाहर निकलना चाहता है, तो बेटा इस तरह से अगर है, ये यहाँ पर अगर ये बच्चा मान लीजिए ये बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, तो बाहर यानी जब डिलीवरी का समय आ गया तो बाहर होना, तो यहाँ की जो ऊपर की ये आप जानते हो ये ऐसी दीवार होती है कि पूरा का पूरा इसमें ये पूरा का पूरा मस्कुलर होती है, मस्कुलर है ना, पेशियों की बनी होती है। तो ऊपर से ये क्या करता है, ऊपर से ये दबाव डालता है यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब ऑक्सीटोसिन जा करके इसको कहता है कि बेटा दबाओ, क्योंकि ऊपर से जब दबेगा तो नीचे क्या होगा, नीचे प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो बच्चा जो है बाहर आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। और इसको देखिए दुग्ध स्रावक हार्मोन कहते हैं। दुग्ध उत्पादक नहीं है बेटा, ये दुग्ध स्रावक है, यानी अगर मेमरी ग्लैंड में दुग्ध नहीं बना है, इसीलिए तो आप देखते हो कि अब ये इसका दुरुपयोग कहां पर किया जाता है, आप जानते हैं, तो पहले गाय भैंस को क्या करता है, दुग्ध निकालने के लिए एक इंजेक्शन ले जाकर के लोग लगा देते थे। सोचो कितना हर बार दुग्ध निकालने के लिए उनको कितनी पीड़ा सहनी पड़ती थी। हालांकि उनमें होता क्या था, और अच्छा बार-बार जब कर दोगे तो ब्रेन के पास उसको जब मात्रा बराबर नहीं मिलेगी तो बिल्कुल नहीं करेगा, भले दुग्ध बनाओ वो निकलेगा ही नहीं। तो ये दुग्ध श्रावक के लिए ये काम करती। अच्छा इसको बोलते हैं बेटा प्रेम का हार्मोन, यानी भगवान, अब यही समझ लीजिए कि ये प्रेम के देवता हैं बेटा। जैसे ही ये उत्पन्न होने लगते हैं, आपने देखा कि प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना? अपने बच्चे के प्रति, है ना? प्रेम उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, और तो और एक चीज़ मैं बता दूँ बेटा, ये जो दुग्ध स्रावक हार्मोन है, आप कहेंगे सर बहुत हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये इतना खतरनाक है कि अगर आदमी को लगातार कुछ दिन दे दिया जाए ना, तो आदमी मतलब मेल की बात कर रहा हूँ, मेल भी जो है ना दुग्ध स्रावित करने लगेगा। हाँ, मज़ाक में मत लीजिएगा, ये रियल बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा इससे बच के रहिएगा, ठीक है? मैं खासकर मेल को सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, इसका सर्वाधिक दुरुपयोग आप जानते हैं कहाँ पर हुआ था? दुग्ध देने वाली पशु और मानव तस्करी में, सर्वाधिक इसका हाँ। अब मैं क्या करूँ, जब इसका ये खतरनाक है, तो हम इसीलिए तो बोल रहे हैं, कि थोड़ा-सा गड़बड़ाया बेटा ना, और खासकर अभी देखिएगा जहाँ एड्रिनल ग्लैंड पड़ेंगे उसमें और इसमें गड़बड़ हुई ना बेटा तो फिर गए काम से। फिलहाल जो भी हो, तो यानी इसका सर्वाधिक जो दुरुपयोग हो रहा था, किसमें हो रहा था? हाँ, दुग्ध देने वाले जो पशु होते हैं उनमें होता था, तो इसलिए ये बहुत समस्या होती थी। और साथ ही साथ ये देखिए, मानव तस्करी, यानी जो फीमेल जो बच्चियों को जो है क्या किया जाता था, अगवा किया जाता था, उसको किडनैप किया जाता था, तो उनको लगातार 2 हफ्ते जो है ऑक्सीटोसिन, 2 हफ्ते या से 2 महीने तक ऑक्सीटोसिन का जो है वो इंजेक्शन दिया जाता था, जिससे वो बहुत तेज़ी के साथ में युवा में कन्वर्ट मतलब तेज़ी के साथ में वो क्या बन जाती हैं, है ना? एकदम युवा दिखने लगती हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ, ठीक है? तो ये बड़ा खतरनाक होता है भाई, इस कारण से। और इसका सर्वाधिक उपयोग जो था वो सब्जियों के उत्पादन में होने लगा। आपने देखा होगा कि आज लौकी या घिया जो है इतना छोटा-सा है, एक छोटा-सा 1 ड्रॉप भी नहीं, उसका भी थोड़ा-सा पार्ट जो है वो घिया को कितना बड़ा तेज़ी से कर देता है। तो मतलब ये कौन है आज तक नहीं समझ में आया भैया। ये आदमी पे भी काम कर रहा है ना? भैंसों पे भी काम कर रहा है, साथ ही साथ जो है ये सब्जियों पे भी काम कर रहा है, मतलब है खतरनाक, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? हाँ। मतलब ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्या-क्या कर सकता है।
इसीलिए इसके दुरुपयोग को देखते हुए इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया। नहीं तो ये समस्याएं पैदा हो रही थी। क्योंकि देखिए हम लोग सब जानते हैं बायोडायवर्सिटी को मानते हैं और किसी जीव पर हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनके जीवों के प्रति हमारे अंदर एक दया भाव होना चाहिए, है ना? आपने पढ़ा ही होगा आर्टिकल और क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी आपने पढ़ी होगी। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप बोलते हो वो सारा का सारा आपने पढ़ा होगा। तो उसको आप देखिए, उसमें ये कहा गया है कि जानवरों पर थोड़ा सा दया करो, रहम करो। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब पश्च पिंड की बात करते हैं बेटा। तो पश्च पिंड से ही तो निकल रहा है। पश्च पिंड में आपने देखा कि पहला क्या निकला, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बिल्कुल एथिकल ड्यूटी होती है बेटा। अब ये आता है वैसोप्रेसिन, या इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बड़ा खतरनाक हार्मोन है। ये खतरनाक तो इतना है कि पूछो। और ये ज्यादातर समस्या किसको करता है बेटा, जो पियक्कड़ टाइप के होते हैं, बेवड़े टाइप के जो होते हैं, उनको ये क्या करता है, ये परेशान करेगा। क्योंकि आप जानते हैं इससे समस्या क्या हो, देखिए ये वृक्क नलिकाओं से, वृक्क नलिकाओं में खासकर नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे तो वृक्क में जो होती हैं वो नेफ्रॉन पाया जाता है, यानी किडनी में वो जो किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रॉन। वास्तव में जितना भी ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है जिससे मूत्र का या यूरिन का निर्माण होता है, तो आप जानते हैं वो किडनी में पाई जाने वाली छोटी छोटी छन्नियां होती हैं, यानी छानने वाली, जो ब्लड से सारा का सारा यूरिन को क्या करती हैं, अलग करती हैं। लेकिन आप जानते हो ब्लड जो है उस छन्नियों में बराबर जाता रहता है, हर एक-एक मिनट पे बराबर वो पहुँचता रहता है, लेकिन हर मिनट जो है वो सारा का सारा ब्लड तो बाहर नहीं निकालेंगे, उसको छानती हैं, धीरे-धीरे बनाती हैं। तो चूँकि ब्लड में पानी बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको फिर से क्या करना पड़ता है, फिर से लेकर के ब्लड को देना पड़ता है। यानी फिर से वो शरीर में वापस आ जाए। नहीं तो पता चला कि सारा का सारा आपने बहा ही दिया पानी, तो कितना पानी पियोगे? पानी की टंकी तो बराबर बाँध के जाओगे नहीं। तो यानी कहने का मतलब ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है कि वृक्क से जल और खनिज लवण की जो अतिरिक्त मात्रा है, मतलब जो नहीं जाना चाहिए, उसको ये क्या करता है, पुनर्अवशोषित करता है और पुनर्अवशोषित करके फिर से ब्लड में मिला देता है। तो ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर बना रहता है और जो आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र के जरिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, यानी इतना आप देख लीजिएगा। तो भाई जो भी अगर ज़्यादा लेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसको क्या होगा, वैसोप्रेसिन की समस्या आएगी। वैसोप्रेसिन अपना दिखाएगा। वास्तव में वैसोप्रेसिन जो है वो नाराज़ हो जाता है जब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाने, क्योंकि वो समझ जाता है आगे, फिर नेफ्रॉन को मना कर देता है, कहता है कि इनका काम मत करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगता है, डायूरेसिस। अब आप जानते हैं जब डायूरेसिस होगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मूत्रलता होने लगेगी, मूत्र ज़्यादा निकलने लगेगा, तो पानी ज़्यादा निकलने लगा और पानी ज़्यादा निकलने लगेगा तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड गाढ़ा भी हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो ब्लड किसमें फ्लो होता है, पाइप में जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स या रक्त की नलिकाएं बोलते हैं। तो रक्त नलिकाओं में ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। भाई पहले पूरा भरा था ये पानी, अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, कम हो गया। तो कम होने से क्या हुआ कि इसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाता है। भाई ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, भाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का मतलब अगर पूछा जाए कि भाई रक्तचाप है क्या, तो रक्त बेटा ये जैसे ये पाइप है, मान लीजिए पाइप भर के जा रही है और थोड़ा सा और पानी डाल दो तो एकदम फैल जाएगी ना। तो उसकी दीवारों पर, यानी जो दीवार है जैसे ट्यूब है, ट्यूब में जितना पानी भरते वो फैलता जाता है, यानी उसकी दीवार पर जो दबाव, यानी ब्लड वेसल की यानी रक्त की नलिकाओं की दीवारों पर रक्त के द्वारा जो लगाया जाता दबाव है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? हाँ, यानी कहने का मतलब ये कि ये जो प्रेशर बनता है, जो प्रेशर बन रहा है बेटा, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो प्रेशर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि पानी की मात्रा जब बराबर थी, तो वो प्रेशर बना रहता था, एकदम मेंटेन किया रहता, लेकिन पानी ज़्यादा निकल गया, गाढ़ा हो गया, थोड़ा-सा स्लो हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें मूत्र जो होता है, वो क्या हो जाएगा, है ना? रुधिर तो गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन मूत्र जो है, वो अधिक पतला हो जाता है, देख रहे हैं ना मूत्र यहाँ पर, जिससे रक्त दाब क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर? इस हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, देखिए विपरीत प्रभाव पड़ेगी। विपरीत का मतलब जैसे यहाँ पर अब पहले मूत्र क्या है, गाढ़ा हो गया था। भाई पहले वाले में मैंने कहा इस रोग को हम क्या बोलते हैं, अत्यधिक जब आप मूत्र क्या मतलब त्यागते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन करते हैं, तो आपको रोग जो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उदक में, यानी डायबिटीज इंसिपिडस, यानी यहाँ पर मूत्र, एक होता है डायबिटीज मिलिटस, आपने पढ़ा होगा बहुत, सबसे ज्यादा तो वही पढ़ते हो आप, डायबिटीज मिलिटस जिसको आप बोलते हो शुगर का रोग, है ना? जो शुगर रोग हो जाता है जिसको आप बोलते हो कि इनको मधुमेह हो गया,
वो मधुमेह है यानी वो मीठा आता है। ये उदक में है यानी पूरा पानी ही पानी है। उदक आपने अगर पढ़ा होगा, पर्यायवाची आपने अगर पढ़ा होगा, तो पानी का पर्यायवाची उदक भी होता है। अगर पानी का पढ़ो तो क्या होगा, पढ़ते ना, सलील है, तोय है, अम्बुनीर है। सलील, तोय, अम्बुनीर, पानी, पय, वारी और उदक। वारी के बाद उदक आया ना, तो ये उदक में यही लगा कि पानी की बहुत ज्यादा मात्रा जो होती है वो बाहर आ जाती है। क्लियर हो रही बात? तो इसी कारण से हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो इसको डायबिटीज इंसिपिडस याद रखिएगा। डायबिटीज इंसिपिडस ये है और डायबिटीज मिलिटस वो है। जब हम आगे पढ़ेंगे, पैंक्रियाज पढ़ेंगे, तो वहां से समझ में आएगा कि वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, डायबिटीज मिलिटस यानी मधुमेह। और डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? वैसोप्रेसिन की कमी से होता है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी आप ये समझ पा रहे हैं, जिससे रक्त दाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर इसी का अधिकता हो जाएगी तो जस्ट इसका उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। बात क्लियर हो रही? इतनी तो मेरे ख्याल से हो गई। क्योंकि बेटा अगर ये कम हुआ ना तो आपको बहुत समस्या आती है। डिहाइड्रेशन तो इतना तेजी से होता है कि पूछो मत। इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये देखिए, एंटी है, ये आपको डायूरेसिस नहीं होने देता है। आगे वाले में आते हैं हम लोग। अब हम आ गए नया, नई ग्लैंड, नई जगह पर आ गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आप जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कहां पर लोकेटेड होती है बेटा? आपने कभी सुना है? हाँ, हाँ बेटा, बहुत सही, क्या बात। अजुद्दीन ने बहुत जबरदस्त बात बताई कि सर दोनों में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। लेकिन एक में पानी की कमी से गाढ़ा हो जाता है और दूसरे में ग्लूकोज की अधिकता से गाढ़ा हो जाता है। बस अंतर यही है। बहुत सही कहा है ना। एक में क्या होता है, डायूरेसिस में क्या है? अरे डायूरेसिस मतलब अत्यधिक, डायूरेसिस अत्यधिक, क्या निकाल दे? पानी निकाल दो। यूरिया ज्यादा, यानी यूरेसिस का मतलब यूरिन का, यूरिनेशन अत्यधिक कर दो, उसी को बोलते हैं बेटा डायूरेसिस। मूत्रलता बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। हम्म, हाँ, वेरी गुड, किडनी के ऊपर। आपने देखा कि किडनी, तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये किडनी है मान लो, तो किडनी के ऊपर ये देख रहे हैं, ये कैप लगाकर बैठा रहता है। ये जैसे हर दोनों किडनी क्या होती हैं, ये पूरी तरह से किडनी जो होती है ना, वो पूरी तरह से कैप लगाकर बैठी होती है बेटा। ये देखो ऐसे, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड। और ये दो पार्ट में होती है। एक मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं, और जो इसको कवर किया है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक ऊपर वाला कॉर्टेक्स है और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेडुला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वृक्क के शीर्ष पर स्थित होता है टोपी जैसा, और इस ये बहुत हल्का होता है, 4 से 6 ग्राम। अब यहाँ पर खैर देखिए, और इसको दो पार्ट होते हैं, मैंने कहा एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला जो बाहर वाला होता है, और अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? मेडुला, है ना। हाँ, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि देखिए अदृक, ये आपने कभी ये सुना है कि भाई अगर बहुत दम है या आपके गुर्दे में कुबा है, गुर्दे में दम है, तो बेटा आ जाओ मैदान में। तो गुर्दे में कहां से दम हो गया भाई? वो तो छानने वाला है। भाई कोई बोलता ना बेटा अगर तुम्हारे गुर्दे में बहुत दम है तो आके मिल लेना मेरे से। लेकिन गुर्दे में तो दम कैसे? गुर्दे में दम नहीं है, ये गुर्दे के ऊपर जो बैठा है ना, इसमें दम है। याद रखना बेटा, जितना भी आप होश और जोश में रहते हो वो सब किसकी है? किसकी है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कहने का मतलब आप सोचिए, यानी कह रहे हैं, कहें कि भाई आप अगर आपके पास जो ताकत है, जो जोश है, जो साहस है, वो सब किसकी वजह से है? वो सब इसकी वजह से है। यस, अब आप समझ पाए कि कोई क्यों बोलता है कि गुर्दे में दम है। तो देखेंगे गुर्दे में कुछ दम नहीं है, गुर्दे के ऊपर दम है। समझ में आया? जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क। वृक्क पर भी अधिकार है इसका, ये देखिएगा, वृक्क के अधिकार क्षेत्र में है ये। तो ये क्या कर रहा है? वृक्क के टॉप पर है ये, और टोपी जैसी संरचना होती है। ये दो भाग में है, आपने देखा। चलो हम देख लेते हैं कहां पर है। ये देखो, ये आपको किडनी तो दिख ही रही होगी मेरे ख्याल से। अच्छा ये नहीं अच्छा, क्या मेल और फीमेल दोनों में किडनी पाई जाती है क्या? बोलो भाई। हाँ,
किडनी मेल में भी होती है, फीमेल में भी, दोनों में होती है ना? बोलो भाई। अच्छा, दोनों में होती है। अरे चलो, कम से कम ये बात पता चली। मतलब दोनों में होती है भाई। देखो सब लोग कह रहे हैं कि किडनी सर दोनों में होती, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अभी देखो ये झटका देगा आगे, इसीलिए मैंने पूछा। समझ में अभी झटका देने वाला है ये। मैंने ऐसा क्यों पूछा, आप लोगों ने बताया ये दोनों में है। ये टोपियां जो है दोनों, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल, दोनों किडनी। ये देखो ये ऊपर ये टोपी पहने हुए ना, ये टोपी का अगर हम इसको देखें आगे, तो ये देखिए ये वही टोपी है। टोपी के दो पार्ट हमने दिखाए हैं। इसको अगर कट किया जाए तो अंदर वाला ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अंदर वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है मेडुला। और बाहर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। बात क्लियर? एक दोनों आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, अब इससे जो होता है, जो कॉर्टेक्स जो होता है ना, इससे कई निकलते हैं बेटा, पचासों की संख्या में, बहुत ढेर सारा निकलते हैं। और इसी कॉर्टेक्स पर कमांड किसका होता है? किसका होता है कमांड? पिट्यूटरी का। यस, पिट्यूटरी का इस पर कमांड होता है। और इसको कमांड पिट्यूटरी नहीं करता बेटा, इसको इसको कौन करता है? इसीलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, यानी न्यूरॉन कोई है। यस, आपका ब्रेन कवर करता है इसको, याद रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है, इसको तो पिट्यूटरी कवर कर रहा है, पिट्यूटरी इसका कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, क्या कौन करता है? हाँ, कलरफुल है बिल्कुल। अरे जानबूझ के हमने उसको कलर किया है, ताकि आप समझें। और क्या समझ रहे हैं? यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है, एक दो जगह से कंट्रोल किया जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन निकल रहे हैं वो किसके द्वारा? पिट्यूटरी के द्वारा। और इसको कौन करता है? इसको ब्रेन करता है, जिसको बोलते ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। आगे आप पढ़ोगे कि हम जब ब्रेन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ब्रेन जो होता है ना, जैसे देखो थोड़ा सा हम आपको बताएं, यहां से लेके चलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आप पढ़े होंगे कि बेटा हमारे देश में इमरजेंसी लागू होती है। इसी तरह से जब आपके शरीर में कुछ इमरजेंसी आती है, या बॉडी जैसे ही खत्म, मतलब बॉडी का जो ब्रेन काम नहीं करता है ना, तो उसमें एक और ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो काम करता रहता है। वो आगे हम बताएंगे कि वो कैसे इन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे आपकी लाइट सारी चली जाए, लाइट अगर चली जाती है तो घर में इन्वर्टर जलता रहता है। तो आपके बॉडी का भी वो एक तरह से क्या है, इन्वर्टर है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे आदमी जब कोमा में चला जाता है, कोमा का मतलब क्या हुआ, सारा ट्रांसफार्मर जल गया, लेकिन अब इन्वर्टर आपका चल रहा है। इसलिए देखो, अच्छा इन्वर्टर जब चलाते हैं तो क्या सारे पंखे, सारी लाइट, सारी एसी, सारे डीसी, सारा सब चीज चलाते हैं क्या? कुछ नहीं चलाते। आप एक बाहर जो है बल्ब जलाते हैं, एक जो कॉमन फैन है वो चलाते हैं, बस इतने चल करते हैं कि लाइट आ जाएगी तो देखा जाएगा। ठीक वैसे ही जब आदमी कोमा में पहुंचता है ना, तो यही काम करता रहता है। और इसीलिए देखिए वो सिर्फ देखता रहता है, ना हाथ हिला सकता है ना पैर हिला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर के अंदर की क्रियाएं बराबर होती रहती, इसीलिए ताकि आपको जीवित रखा जा सके, इसलिए वो काम करता है। क्या आगे जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेटा क्या मजेदार काम करता है। हाँ, अगर वो नहीं होता ना तो सब इधर उधर हो जाता। बात क्लियर ना? तो एड्रिनल मेडुला को आपने समझ लिया। और वास्तव में बेटा जो सारा पावर है ना, वो इसी में है, एड्रिनल मेडुला में। सारा का सारा जितना भी दमखम है वो सब किसमें है? यस, इसी में। देखिए इस एड्रिनल ग्लैंड को ना 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? 4S ग्लैंड। ये देखो इसमें पिच बैक आ जाता हूं मैं। इस एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ग्लैंड, क्यों इसको 4S ग्लैंड कहा जाता है, यहां पर देखेंगे। 4S ग्लैंड वास्तव में इसको क्यों बोला जाता है ना? अब देखो यहां सिंपल सी बात है कि 4S ग्लैंड की अगर बात करें, यानी इसको क्या बोलते हैं? 4S ग्लैंड। यानी कहने का मतलब, पहला तो ये आपके बॉडी में क्या करेगा? सॉल्ट रिटेनिंग करता है, शुगर की मेटाबॉलिज्म करता है। शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेनिंग, शुगर मेटाबॉलिज्म, है ना? सेक्स हार्मोन, और फिर उसके बाद ये सोर्स ऑफ एनर्जी। ये देखो, यानी इसी कारण से इसको 4S ग्लैंड कहा जाता है। यानी आपके बॉडी में ये मिनरल्स की कमी नहीं होने देता, उसको मेंटेन किए रखता है। ठीक है। दूसरा, ये शुगर यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। आपके शुगर के मेटाबॉलिज्म को
इनहेंस करता है और सारा का सारा वो काम करता है शुगर मेटाबॉलिज्म पे। इसी तरह ये सेक्स हार्मोन को भी स्रावित करता है और साथ ही ये ऊर्जा का स्रोत भी है। अब समझ में आया कि ऊर्जा का स्रोत है। हाँ, इसी कारण से ये क्लियर क्लियर हो तो साल्ट रिटेनिंग। अच्छा कलर चेंज कर लूं, लो कौन सा कलर ले लो भाई, पीला वाला ले लो। तो यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्ट रिटेनिंग, अरे मैं सिर्फ 4s का मतलब हुआ बेटा कि एक तो सॉल्ट रिटेनिंग हो गया, सॉल्ट रिटेन कर रहा है, सॉल्ट को ये क्या कर रहा है, शरीर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। दूसरा वाला मैंने कहा शुगर का क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी शुगर मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूं मैं। सेक्स हार्मोन जो है वो निकल रहे हैं, उसको भी आप हम ये देखेंगे यहाँ। सोर्स ऑफ एनर्जी इसको क्यों कहा जाता है, ये सारी की सारी बातें देखेंगे। यानी ये 4 काम जो है वो बहुत मेंटेन करता है, ठीक है। ये ऊपर के जो तीनों काम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्टेक्स वाला भाग करता है। कौन करता है, कॉर्टेक्स करता है। और जो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम है वो मेडुला का है। मतलब समझ गए कि एड्रिनल ग्लैंड को हम 4s ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से काम करता है वो आपको समझ में आ गया है ना। बिल्कुल ठीक है। अब यह देखो, आगे बढ़े हम। तो आपने यहां देख लिया, यानी यहां से ये एड्रिनल देखा जाए तो यहां 3 है। यानी एक तो आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, पहला वाला अगर हम बात करें इसमें, इस बारे में, तो आपने कहा कि सर एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं, बहुत ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। दूसरा आपने क्या कहा, दूसरा कहें कि सर सॉल्ट जो आपके बॉडी में कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि कम होने से समस्या हो जाएगी। और इसके बाद एक है सेक्स हार्मोन, है ना। और ये दोनों शुगर और साल्ट, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं बेटा लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। अगर कॉर्टेक्स भाग को आपको निकाल दिया जाए, मान लीजिए आपके बॉडी से कॉर्टेक्स भाग को निकाल दिया जाए बेटा, तो तुरंत जो है व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, याद रखिएगा। क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी और सॉल्ट शरीर से एकदम बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं सॉल्ट रिटेनिंग का मतलब, आपने देखा होगा कि कभी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, तो वास्तव में वो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, क्या पानी निकल जाता है, नहीं बेटा, पानी तो निकलता ही है। पानी के साथ में मेन चीज क्या होता है, जो साल्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सब का जो रेशियो आपके बॉडी में बना था वो सब नहीं बन पाता, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। इस कारण से सोडियम और क्लोराइड अत्यधिक मात्रा में आपके शरीर से चला जाता है, इस कारण से आपको समस्या आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको मिनरल्स जब आप पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम काम क्या करते हैं, आपके ब्लड को मेंटेन रखते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, साथ ही आपके शरीर के सेंसेशन को मेंटेन रखते हैं। इसलिए याद रखना, ये लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। कौन, यस क्लियर ना, जो सॉल्ट और शुगर को मेंटेन करते हैं उनको। और ये सेक्स हार्मोन है यहाँ क्लियर। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते। तो अब हम यहीं पर देखना चाहेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड को पूरी तरह से, तो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर फिर बदलना पड़ेगा मुझे अब तो, चलो कोई नहीं। यहाँ पर देखो ये एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को आपने कहा सर ये 2 पार्ट में होता है, एक को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला। आपने देख लिया, एक कॉर्टेक्स है और दूसरा क्या है, मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो होता है, ये ध्यान रखिए, ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये कितने को स्रावित करता है, ये मैंने कहा बेटा ये 50 करता है, ये 50 करता है। लेकिन इन 50 को ना ये 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। यानी 3 तरीके के हार्मोन, यहाँ से 3 तरीके, 3 प्रकार के, 3 हार्मोन नहीं, यहाँ 3 प्रकार के बोलेंगे बेटा, 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक को, चूंकि आपने देखा कि कॉर्टेक्स से निकलता है, तो इसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ये देखिए कॉर्टिकॉइड्स, है ना। कॉर्टिकॉइड्स का मतलब, कॉर्टी का मतलब होता है कॉर्टेक्स से, और ये सारे के सारे बने होते हैं स्टीरॉयड से। किससे बने होते हैं, सारे के सारे स्टीरॉयड से, है ना। इसलिए कॉर्टिकॉइड्स आपको याद रखना होगा, है ना। ये सारे के सारे किससे बने बेटा, स्टीरॉयड, स्टीरॉयड यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है ना, उससे बने हुए हैं। तो इसलिए इसका नाम है कॉर्टिकॉइड्स, क्लियर, याद रहेगा। एक को हम बोलते हैं, एक जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूको और ये लगा दो इसके साथ में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और दूसरे को बोलते हैं मिनरेलो, मिनरेलो यानी मिनरल्स जाओ, यानी खनिज वाली बात। और तीसरा क्या होता है, ग्लूको मिनरेलो, और ये आ जाता है आपका सेक्स, या इसको देख रहे हैं ना ये, या इसको और भी बोलते हैं गोनेडोकार्टिकॉइड्स। अगर ये वाला हटाएं तो इसको हम बोलते हैं गोनेडोकार्टिकॉइड्स, गोनेडो। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया इसका नाम कार्टिको, आपको लग रहा होगा कि सर ये टफ, ऐसा कुछ नहीं। कार्टिकॉइड्स का मतलब कॉर्टेक्स प्लस स्टेरॉयड, यानी इससे जो भी हार्मोन निकलते हैं वो स्टेरॉयड होते हैं, यानी कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड निकलते हैं। इनको 3 ग्रुप में बांट दिया गया बेटा।
ऐसे जो कि ग्लूकोज यानी जो कि मैंने कहा कि जो ग्लूकोज पे काम करते हैं, ठीक है। यानी ये हमने आपको बताया कि जो शुगर मेटाबॉलिज्म होती है, शुगर, वो इस पर है। मिनरल का मतलब जो आपके बॉडी में जो मिनरल्स हैं उसको बना करके रखती है। यानी जैसे मैंने कहा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह जितने भी हैं, आपके बॉडी में अगर ये बने नहीं रहेंगे तो समस्या आ जाएगी। हाँ, नाम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बेटा नहीं सुनोगे, तो कार्टी आप रख दो, भाई कॉर्टेक्स समझ गया ना, तो कॉर्टेक्स से कॉर्टी हो गया। और स्टीरॉयड, क्योंकि स्टीरॉयड मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने लिपिड पढ़ा हो तो उसमें स्टेरॉइड मैंने अच्छी तरह से जिक्र किया था। तो बेटा चूंकि ये जितने भी है ना, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चाहे मिनरल जितने भी, यानी जो 50 हैं, वो सारे के सारे जो बने हुए हैं वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो कॉर्टेक्स से निकलने वाला है जो स्टेरॉइड का बना, इसलिए उसको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे। क्लियर हो रही बात? इज दैट क्लियर? अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए, तो अब ये क्या कर रहा है, ये वास्तव में क्या करेगा बेटा, ये शुगर को मेंटेन करता है आपके बॉडी में, ये मेंटेन करता है क्या, शुगर मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। दूसरा, यहां देखिए कॉर्टेक्स वाला जो भाग, कॉर्टेक्स से मिनरल निकलता है, ये क्या करता है आपके बॉडी में साल्ट को मेंटेन करता है, ऑर्गेनाइड। इनके जो मुख्य हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, अगर मुख्य जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो सबसे मेन आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है। तो ये यहां पर है। ऐसे यहां पर है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन नाम थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना होगा। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये सॉल्ट को क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी में आपके, ठीक है ना। और ये अब यहाँ गोनेडोट्रोपिन में होता है ये सेक्स हार्मोन, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, मैंने सारा लिखा हुआ है बेटा, घबराओ नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है, यानी कॉर्टिसोल का काम क्या होता है ना। तो कॉर्टिसोल का काम मेन क्या होता है, ये आपके बॉडी में जो ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज का आपको लिखा है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करता है। ऐसा नहीं और भी चीजों को करता है, रियलिटी तो ये है, ठीक है। इसका मेन काम यही होता है बेटा, ठीक है। ग्लूकोज से संबंधित यानी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये मेंटेन करता है। और एल्डोस्टेरॉन का मतलब जो आपके अंदर जो खनिज लवण है, यानी जैसे मैंने कहा सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, जो भी चीजें हैं उन सबको, हालांकि यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीन चीजों को ही मेन माना गया है। तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ये क्या करता है, आपके बॉडी में मेंटेन रखता है। और इसके मेंटेन होने से याद रखना बेटा, आपके बॉडी का जो पानी का जो जल का बैलेंस है ना, वो बराबर बना रहता है, यानी आपके बॉडी में जल का बैलेंस बनाए रखता है ये, ठीक है। और सेक्स हार्मोन की बात करें तो यहां पर भी दो सेक्स हार्मोन निकलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एंड्रोजन, आप जानते हैं एक एंड्रोजन है और दूसरा है एस्ट्रोजन। एक एंड्रोजन है और दूसरा क्या है, एस्ट्रोजन। एंड्रोजन आप जानते हो इसको बोलते हैं मेल हार्मोन, और एस्ट्रोजन को आप क्या बोलते हैं, फीमेल हार्मोन। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, जो वहां निकलते थे, अब ये जो निकलते थे वास्तव में क्या है, अब बोलेंगे सर वहां से भी निकलते थे, आप देख रहे थे, यानी गोनेड्स से भी निकल रहे हैं, और यहां बिल्कुल बेटा, क्योंकि गोनेड्स और एड्रिनल ये दोनों का जब एम्ब्रियो भ्रूण में होते हैं ना, तो एक ही जगह से दोनों का ग्रोथ होता है, दोनों का डेवलपमेंट जो एक ही जगह से होता है, इसलिए एंड्रोजन और यहां पर भी सेक्स हार्मोन आ। लेकिन ये जो सेक्स हार्मोन है, ये आपका जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी आपके जो कोश कोश जननांगों को बढ़ाने और विकसित करने का है, वहां पर इनका रोल बहुत कम होता है। इनका मेन काम यहां पर होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को उत्पन्न करना। ध्यान से समझिए, किसको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हाँ, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, बिल्कुल से। तो ये मेल और ये क्या है, ये फीमेल, दोनों को आप समझने की बात समझिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को पैदा करता है, ये कौन, एंड्रोजन, मेल में। और ये एस्ट्रोजन किस में करता है, ये फीमेल में करता है। क्लियर हो रही बात? यानी ये दोनों का जो अपना अपना काम है। अब ये है क्या, हम्म एक रिमूव कर दी जाती है तो बेटा एक रहता है, इसीलिए ना वो सारे के सारे जोश उनके खो जाते हैं। आप जिनकी एक किडनी गायब हो गई हो, थोड़ा सा उनसे मिलो और फिर देखो उनकी क्या है, क्योंकि जो जब दो चीजें जो करती हैं वो बिल्कुल। लेकिन याद रखना, किडनी आपकी कितनी भी सड़ जाए, किडनी दोनों निकाल के फेंकी नहीं जाती, किडनी हमेशा आपकी बनी रहेगी, क्योंकि अगर अगर निकाल दी जाएंगी बेटा तो आदमी तत्काल मर जाएगा। क्लियर हो रही बात? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। उनके अंदर वो चीजें नहीं रह जाती जिस हिसाब से आप काम करते हो किसी भी चीज में, जो तन्मयता लगती है, जो काम करने का मन करता है, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर एक
एनर्जी नहीं आएगी ना, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कमी हो जाती है उसमें। क्लियर? तो आपने देखा एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की बात। ये मैंने कहा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या करता है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो पुरुषों में उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो महिलाओं में करता है। ये है क्या चीज? जैसे देखिए, अगर मेल की हम द्वितीयक कैरेक्टर की बात करें तो मेल में जैसे दाढ़ी मूछों का आना, है ना, मसल्स बन जाना, एग्रेसिव नेचर का हो जाना, लड़ाई झगड़े करने लगना, है ना, ये सारी चीजें। और और आप जानते हैं कि ये अच्छा विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण का बढ़ जाना, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा सेकेंडरी कैरेक्टर, यानी सेकेंडरी मतलब ये आपके चेहरे से मतलब ये बताती है कि यू आर सेक्सुअली मैच्योर्ड, मतलब जो लैंगिक परिपक्वता को झलक है। जैसे दाढ़ी मूछे आ गई तो वो समझ जाएंगे कि मैच्योरिटी, ठीक है, मसल्स आ जाएंगे, है ना, या इस तरीके का जितने भी आवाज का भारीपन हो जाना, मोटी मोटी आवाज हो जाती है, और एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा। इसीलिए आप देखिए कि जब आपको ये शुरुआत हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं। कब? किस समय? आपने देखा होगा कि जब आप 9वीं और 10वीं क्लास में जाते हैं ना, जब इसका सिक्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, आप जानिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 4 सालों तक इसका सिक्रेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला होता है। और इसी समय आप देखिए ना, आपके सीट पे अगर कोई बैठ जाए स्कूल में तो आप उसकी उसकी खैर नहीं, उसका कॉलर जो है फाड़ देते हो, यानी उसके साथ में जबरदस्त लड़ाई कर, यानी हर बात बात पे लड़ने लगते हो। और अगर कोई कभी किसी जिसको आप कभी चाहते हैं अगर उसको कोई देख दे तो बेटा उसकी खैर नहीं, उसको तो दुनिया से मिटा दोगे। आप देखते हो ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि बेटा वो अपने बस में थोड़ी है। कोई कोई को बहुत ज्यादा निकल जाता है कि तो बेचारा एकदम पगला जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब यही उम्र है, हाँ 12 से 18 तो वही तो है। यानी 12 से तो थोड़ा मतलब शुरुआत होती है ना इसकी, जो सबसे ज़्यादा पीक वाली जो पहुँचती है ना? वो जो पहुँचती है बेटा वो 15 में पहुँचती है। यानी 14-15 से, और 14-15 से का एग्रेसिव नेचर देखने को बनता है। बिल्कुल सही, खतरनाक। तो ये याद रखिएगा। यानी ये क्या होंगे, सारा का सारा कैरेक्टर आपने देखा कि आवाज़ का भारीपन हो जाना, मसल्स वगैरह बिल्डअप हो जाना, है ना? एग्रेसिव नेचर का होना, लड़ाकू टाइप का, ठीक? और आपने देखा कि वह विपरीत सेक्स के प्रति जो है उसका खिंचाव का बढ़ जाना, दाढ़ी मूंछों का आ जाना, वगैरह वगैरह, ये जो है ना ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखिए ये सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसा नहीं है, ये मैंने कहा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्यों? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैच्योरिटी बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आप में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप माँ या बाप नहीं बन सकते। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जननांग कमजोर हो, आपके प्राइमरी कैरेक्टर्स नहीं गड़बड़ हुए हैं, सेकेंडरी जो सिर्फ दूर से दिखने से लगे, है ना, जो एक्सप्रेशन दिखे उससे, हाँ, कि डर गए, अरे सर मुझे तो दाढ़ी मूछे ही नहीं है, पता नहीं बच्चा पैदा कर पाऊंगा कि, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप कोई डरने की जरूरत, बेटा दाढ़ी मूछे हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहाँ याद रखिएगा कि बेटा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन हाँ यहाँ पर भी थोड़ा अभी आगे देखेंगे, खतरा तो हो ही जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन आप देखिए जस्ट ये क्या है, ये फीमेल में काम करेगा, यही काम फीमेल में क्या काम करेगा, ये फीमेल में काम इसका थोड़ा सा देख लीजिए। ये फीमेल में क्या करेगा, आवाज को ये क्या करेगा, पतला कर देगा, है ना, और चेहरे चेहरे पर जो होता है ये फैट का डिपोजिशन कर देता है, फैट वसाओं का। और हिप रीजन जो है, नितंब रीजन, उसको क्या करता है, वो थोड़ा सा ब्रॉड कर देता है, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप रीजन, है ना, नितंब को चौड़ा कर देता है। और साथ ही ये शर्मीले अंदाज के हो जाते हैं। आप जैसे देखते हैं कि ये शर्माना शुरू कर देते हैं, शर्मीलापन आ जाता है। और लास्ट में आप देखते होंगे कि ये इनका भी जो खिंचाव है वो विपरीत लिंग के प्रति, यानी फीमेल का मेल के प्रति जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही वो सारे के सारे समय है। क्लियर? हाँ, आवाज जो होती है हाई पिच्ड हो जाती है, यानी जो तीक्ष्ण, जो कानों को चुभने वाली आवाज, या आप मीठी आवाज कर सकते हैं, जैसे वो इस तरह से मीठी आवाज तो भाई देखिए सबका नहीं कहा जा सकता, कभी कभी तो कोई खतरनाक भी बोलता है, क्यों होता है वो भी देखेंगे। तो यानी जो भी है स्वीट साउंड, यहाँ पर देखिए, यानी कहने का मतलब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आवाज का पतला हो जाना, है ना, यानी श्रिल वॉइस की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा, डिपोजिशन होना फैट का, फिर हाँ ब्रॉडनिंग होना नितंब का, और फिर उसके बाद आपने देखा कि हाँ मेमोरी ग्लैंड में ग्रोथ होना, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होना,
ठीक, ऐसे ढेर सारे चीजें हैं जो आपको समझ में आ गया कि ये। लेकिन बेटा एक चीज और बता रहे हैं, चूंकि आपने अभी हमको बताया था, मैंने यही पूछा था कि क्या याद रखना बेटा, क्या आप जानते हैं, नहीं कहने का मतलब ये इस समय ज्यादा सीक्रेट होता है बेटा, 18 तक इनका सिक्रेशन तेज होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। इसलिए आप देखिए जब आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं तो आप गंभीर हो जाते हैं। 12वीं तक तो आप बिल्कुल गंभीर बनते ही नहीं, और धीरे धीरे गंभीर, और जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है इसका सिक्रेशन एकदम कम हो जाता है, बड़ा शांत एकदम साधु, तभी तो साधु बन जाते हैं। साधु आप बेटा इसके रहते हुए तो साधु नहीं बन सकते ना, क्योंकि साधु बनने देगा क्या? समझ में आया? अगर सारे साधु बन जाएंगे बेटा दुनिया तबाह हो जाएगी, समझ में आना? वो आपको नहीं साधु बनने देगा, क्योंकि ये हार्मोन जो है ना वो आपको अंदर से एक बिजली देता रहता, झटका देता रहता हो, आप उससे लड़ते रहते हो। बात क्लियर हो रही ना? हाँ, इसलिए समझिएगा। तो यानी कुल मिलाकर के मेरी बात आपको अच्छी तरह से शायद समझ में आ रही होगी। तो अब यहां पर होता है, आपने कहा कि सर किडनी तो मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, आप ही ने कहा इसका मतलब मेल में भी एंड्रोजन निकलता होगा और एस्ट्रोजन निकलता होगा। यस, दोनों निकलते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है मेल में बहुत क्या होती है, बहुत कम होती है मेल में, और यही उल्टा जस्ट फीमेल में होता है। फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ठीक, बुढ़ापे में बेटा उनको प्रॉपर एनर्जी का यूज नहीं हो पाता ना, क्योंकि एनर्जी तो कहीं ना कहीं जाया होगी, क्योंकि अगर बुढ़ापा बंदा है तो हर बॉडी का हर पार्ट जो है वो एनर्जी कम यूज करने लगता है ना? तो उनके पास फालतू एनर्जी, अब भाई मांसपेशियां कमजोर हो गई तो धीरे धीरे, तो इसलिए वो उसके पास फालतू का जो टाइम मिलता है ना, जो फालतू की एनर्जी मिलती है वो चिल्लाने में खत्म करता है, वहां इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यानी कहने का मतलब ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए, याद रखिएगा अगर इम्बैलेंस हो जाए, अगर ये बेटा ये मेल में ज्यादा निकलने लगे और ये फीमेल में ज्यादा निकलने लगे, भाई क्योंकि किडनी तो दोनों में है, तो ये एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, याद रखिएगा बेटा। आप लोगों ने अगर आप देखिए, अगर यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं कहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं समझिएगा, अगर ये मेल में फीमेल का निकलने लगे तो इसकी आवाज क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, हो सकती है ना, और ये शर्मीले अंदाज का हो जाएगा, बहुत शर्माएगा ही। और तो सबसे खतरनाक क्या है बेटा, इसका जो अट्रैक्शन है, जो होना, मेल का अट्रैक्शन किसके प्रति होना चाहिए, फीमेल का, लेकिन इसका अट्रैक्शन किधर बढ़ जाएगा, हाँ इसका अट्रैक्शन बेटा ये बढ़ जाएगा किधर, मेल की ही तरफ बढ़ जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? यस, बहुत सही पहुंच गए। यानी अब इसका जो अट्रैक्शन फीमेल की तरफ नहीं होगा, बल्कि किसकी तरफ हो जाएगा, मेल ही मेल आपस में शादी कर लेंगे, यानी अब समझ गए ना कहां चला जाएगा, बिल्कुल सही। और ये भी यही उलट जाएगा, यहां पर ये जो अगर इसमें उल्टा आया तो आप जानते हैं कि एकदम लड़ाकू झांसी की रानी जैसी बन जाए, मतलब झांसी की रानी वो तो बड़ा सम्मान है, खैर उनका नहीं, मतलब वो थोड़ा लड़ाकू विचार की, बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली, इसका मतलब है कि उसमें एंड्रोजन का इम्बैलेंस है। और साथ ही साथ ये देखो, क्योंकि अब भाई इसका जो भी खिंचाव नॉर्मल किधर होना चाहिए जनरली, मेल की तरफ, लेकिन अब इसका भी खिंचाव किधर हो गया, फीमेल की तरफ। तो बेटा अब एक से गे बनता है और दूसरे से लिस्बियन, तो बेटा कभी गे और लिस्बियन को कभी हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा वो अपने से नहीं बने हुए हैं, वो क्या करें, एबनॉर्मेलिटीज आ गई है। इसीलिए तो आपको पढ़ाया, देखिए समाज जो है, समाज तो इतना पढ़ा लिखा होता नहीं, उनको नहीं समझ होती, लेकिन देखिए जहां पर पढ़ा लिखा समाज है उसको ये बुरा भी नहीं मानता। हालांकि हम लोगों को बहुत ये अटपटा लगता है, बिल्कुल अटपटा लगना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली तो नहीं है। लेकिन आपने देखा अभी क्या किया, सारा का सारी कोर्ट जो है सब सारा परमिशन देगी। क्यों? क्योंकि जब वो समझ गया कि भाई ये क्या करें, ये अपने मन से नहीं कर रहा, इसके अंदर से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई भाई, समझ पा रहे हैं ना, उसके अंदर ऐसी समस्याएं आ गई, तो वो क्या कर सकता है बेचारा, यानी समझ पा रहे हो, तो यही इम्बैलेंस होता है। तो इसको अगर ऐसा हो जाता है मेल में तो इसको बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म, और इसमें हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं गायनिकोमैस्टिया। क्लियर? हाँ, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब आप लोग जो है इन बातों को समझेंगे कि बेटा वो लोग रोगी हैं एक तरह से, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसलिए वो क्या करें, उनका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हो मेरी बातों तक, आपको शायद पहुंचा दे रही है वहां तक, है ना? अब देखिए,
अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा पूरा फाइनल करते हैं। हम देख लेते हैं कि ये कहां पर है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपकी बॉडी है ना, बॉडी का सारा आपके सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। हम आते हैं कहां पर, ये किडनी वाले पोर्शन पे। ये एड्रिनल ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये एड्रिनल ग्लैंड है, आपको दिख रहा होगा, ये एड्रिनल ग्लैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, रंग बदल लूं क्या? चलो, रंग ही तो बदलता रहता हूँ। ये एड्रिनल कार्टेक्स है और ये एड्रिनल मेडुला, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैंने कहा एड्रिनल, अगर बात करें कॉर्टेक्स के, तो ये देखो, ये कॉर्टेक्स 3 पार्ट में बटा हुआ। तो यहाँ पर देखो एल्डोस्टेरॉन जो निकल रहा है बेटा, जिसको हम मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये देखो एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये किडनी में दिखाई दे रहा है ना, किडनी में। ये किडनी से क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स हैं, फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरा ये देखिए, ये मिडिल वाले जोन से निकलता है, ये वाले को, है ना, इस वाले से जो निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज वगैरह को ना ग्लाइकोजन में हमेशा बदल, लीवर में पहुंच के सारा का सारा फालतू ग्लूकोज को इधर उधर नहीं जाने देता, सबको इकट्ठा कर देता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट, और इसीलिए उसका ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नाम है। और आप जानते हैं ग्लाइकोजन का जो जमाव होता है वो कहां पाया जाता है, इसी में पाया जाता है, इसलिए यहां पर पहुंच के ये अपना सारा का सारा फालतू ग्लूकोज को नहीं जाने देता, सब इकट्ठा कर लेता है। क्लियर हो रही बात? ये देखिए, तो यहां पर आपने देखा। और ये नीचे वाला जो आप पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वाले पोर्शन से और एक हार्मोन निकलता है, ये यहाँ पर कहाँ गया हार्मोन, ये देखिए, हाँ लास्ट वाले से, ठीक है। तो इसको, ये हार्मोन कहाँ पहुंचता है, ये टेस्टिस में पहुंच, मैंने आपको बताया कि ये सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी उत्पन्न करता है। और हम बात करें अगर ये कहाँ पर आ गए हम लोग, आगे बात करते हैं, फिर उस पर हम बैक आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो हम क्या बताना चाहते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के लगभग कितने निकलते हैं बेटा, 50 हार्मोन निकलते हैं, देख रहे। लेकिन ये 50 हार्मोन को का कुछ नेचर एक जैसे जो जो मिलते हैं, उनको हमने 3 ग्रुप में इकट्ठा कर दिया। एक को ग्लूकोकार्टिकॉइड किया, एक मिनरलोकार्टिकॉइड किया, और सेक्स हार्मोन, जो जैसा काम करेगा उसको उस ग्रुप में रखा जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वास्तव में क्या काम करता है, नाम पर मत जाइए बेटा, इसके काम पर जाइए। ये वास्तव में कॉर्टिसोल की बात करने या कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये दो मेन हार्मोन, क्योंकि ये बहुत ढेर सारे आपने कहा 50 हैं, तो इस ग्रुप में अगर ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की बात करें, ग्लूको का मतलब होता है बेटा ग्लूकोज, और कार्टिकॉइड्स का मतलब मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स प्लस स्टेरॉइड, बस यही है। इसलिए साथ में सब बोल रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें, है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, यानी कॉर्टिसोल और कार्टिकोस्टेरॉन, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो ग्लाइकोजेनेसिस। ये देखो बेटा, मैंने आपको क्या कहा, और ग्लाइकोजेनेसिस का होता है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लूको, है ना, ठीक है ना, ग्लाइकोजेनेसिस, ये देखिए लिखा है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ये, और साथ ही साथ ये प्रोटीन से भी ग्लूकोज निकालने लगती, सब के सब, हर जगह से। और शरीर में ये इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपके अंदर जो मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, आयंस जो बोलते हो, उसको भी ये क्या करती है, फैलाती रहती है हर जगह। यानी यहाँ पर याद रखना कि ग्लूकोज से संबंधित जितने भी काम हो रहे हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट वो ये कर रहा है, इतनी बात, छोटी छोटी बात याद रखना, है ना। सॉरी। अब देखिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, दूसरा वाला जो ग्रुप है उसका कौन था, मिनरेलोकॉर्टिक। इसका जो सबसे मेन है एल्डोस्टेरॉन, जो आपने देखा कि ये किडनी में क्या करता है, किडनी से ही उसकी किडनी के में जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वाटर और मिनरल्स का जाता है, उसी को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट रिटेनिंग, भाई मिनरल्स वगैरह बाहर नहीं जाने दिया, तो ये सॉल्ट को इसने क्या किया, रिटेन करके रखा, बना करके रखा, बाहर नहीं निकल रहा। जैसे सोडियम की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड, इन आयन को संतुलित करके हमारे शरीर में जो है जल की मात्रा को भी उपयुक्त रखता है, यानी आपको डिहाइड्रेशन से ये पूरी तरह से कंप्लीटली बचाएगा, है ना। अब क्या होगा, वृक्क में सोडियम और क्लोराइड का क्या कर लेता है, ये अवशोषण करवा लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, जबकि पोटेशियम को उत्सर्जित कर देता है। क्योंकि आप जानते हैं पोटेशियम अगर रहेगा तो लो ब्लड प्रेशर की समस्याएं बराबर बनती रहती हैं, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। हमारे शरीर में रक्त दाब जो है, इसको ये क्या करता है, वास्तव में रक्त दाब में भी काम आता है, ये सामान्य बना देता है बेटा, याद रखनी है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, रक्त दाब भी ये सामान्य बना देता है। आगे देखिए, आगे कुछ नहीं, कार्टिसोल, अब हमने देखा यहां पर, तो इसके अगर कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है तो बेटा एक डिजीज हो जाता है, ये देखिए, कुशिंग डिजीज जिसको बोलते हैं। कुशिंग डिजीज में क्या हो जाएगा, इसमें सॉरी कमी नहीं, अतिस्राव, अतिस्राव मतलब अत्यधिक, हाइपर हाइपर सिक्रेशन की, अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं हम कुशिंग डिजीज या मून फेस। अब भाई ग्लाइकोजन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें जमा होने लगेगा,
भाई अगर ज्यादा निकलेगा, मैंने आपको क्या बताया कि ग्लाइकोजन को जमा करेगा, प्रोटीन को भी तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन बनाएगा, यानी और ग्लाइकोजन जब आपका बॉडी यूज नहीं कर पाएगा तो कहां ले जाकर रखेगा? आपके बॉडी के, मैंने क्या बताया था, फैट के गोदामों में, याद आ रहा है भाई? मैंने कहा कि आदमी फैट से मोटा होता है या ग्लाइकोजन से? आपके ग्लूकोज से, आप जो खाते हो, और इसी से क्या होगा, ये सारा का सारा चेहरा बड़ा मोटा हो जाता है, मोटे मोटे हो जाते हो। उसको मून फेस, यानी चेहरा एकदम गोल मटोल चेहरा ऐसा लगता है, और पूरा का पूरा ये जो ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे निकला होता है जैसे भैंस का कुबड़, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा बुफेलो हम्प हो जाता है, पूरा गर्दन और सिर जो है एकदम मिला मिला सा लगने लगता है, पूरा मोटा मोटा हो जाता है ये, ठीक है? तो आप देखे होंगे कि किसी किसी का ऐसे बाहर आ जाता है, तो ये सारा का सारा वो कुशिंग डिजीज कहलाता है। दूसरा यहाँ पर बात करें इसी का जस्ट उल्टा, अगर हाइपो हो जाए, लेकिन यहाँ पर हाइपो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन दोनों का है, यानी निर्जलीकरण हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें, है ना, रक्त का दाब घट जाता है, ठीक है? आप जानते हो मैंने उसमें भी बताया था, एडीएच जब पढ़ रहे तो हार्मोन, अगर ब्लड से पानी ज्यादा निकल जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो पाइप जो है वो पिचक जाएगी, तो ब्लड प्रेशर वैसे भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना? बहुत जल्दी ज्योग्राफी पे आएंगे बेटा, बहुत जल्दी, बस इस बात को थोड़ा सा। अब उपापचय दर भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ताप घट जाएगा, चेहरे पर कान से वर्ण पड़ने लगते हैं। आप देखते हैं कि ये आपको नीचे नीचे क्या होता है, काला काला या सांवला सांवला सा जो है झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आप बड़े चिंता में बैठे रहते हैं, आपको बड़ी सुस्ती आती है, मतलब ये वही चीजें हैं कि आप देखो सारा का सारा यहाँ पर ऐसा होता है भाई। आपका जब आपके बॉडी से मिनरल निकल गया है ना, तो समस्या तो आएगी ज्यादातर, तो इसी तरीके से आपको समझना है। अब एक और समझ लीजिए, अब लिंग हार्मोन की हमने बात आपसे बताई दी थी कि वो जो लिंग हार्मोन था उस क्या करता था, है ना? ये कॉर्टेक्स से निकलने वाले जनद हार्मोन है ना, इसमें भी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। मैंने ये क्या बताया कि भ्रूण के समय, जब भ्रूण यानी जब बच्चा भ्रूण में रहता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो जनद होते हैं यानी ओवरी और क्या बोलते हैं उसको, यानी अंडाशय और वृषण, ये दोनों भी लगभग लगभग वहीं से होते हैं, है ना? अब ये दोनों चलते हैं, इसलिए यहां से भी वो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन निकलता है। पुरुषों में देखिए एंड्रोजन क्या कर रहा है, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है ये, द्वितीयक लैंगिक। हालांकि ऐसा नहीं है कि और में नहीं सहायता देता, लेकिन मेन जो है वो द्वितीयक में। इसमें क्या होता है, जैसे दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी होना, लड़ाकू, विपरीत आकर्षण बनना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। मांसपेशियों का भी विकसित हो जाना, यानी यहाँ पर लिख लेना बेटा, मांसपेशियों का विकसित होना, वगैरह वगैरह। इसी तरह से एस्ट्रोजन के बारे में भी अगर देखें तो ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, विकसित करता है। मैंने सब समझा दिया है ना? आवाज का क्या हो जाता है, पतला हो जाता है ना? चेहरे पर वसा का जमा हो जाता है, नितंब भाग चौड़ा हो जाता है, स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हैं, तो बस ये जो मैं ताकि आपको दे दूं ये लिखा रहे। अब ये इसका जब एबनॉर्मेलिटीज हो जाती, यानी आप ये कह ले कि सेक्स हार्मोन अगर गड़बड़ हो गया, तो अगर फीमेल में मेल वाला बढ़ गया तो उसको एड्रिनल विरलिज्म हो जाता है, और अगर मेल में फीमेल का हो जाता है तो उसको गायनिकोमेस्टिया हो जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट से सब मिलना होता है। ऐसे यदि मादाओं में एंड्रोजन की मात्रा जो है अनियमित रूप से स्रावित होने लगी, तो उसको उसके अंदर पुरुष, भाई पुरुषों वाला अगर हार्मोन मेल में आ जाएगा तो पुरुषों वाला। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि मैंने कहा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बेटा, यानी आपके जन्म जो यानी जनन क्षमता को ये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, है ना? ये जनन क्षमता को बेटा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, क्लियर? अब देखिए, दाढ़ी मूछों का आ जाना, अरे कभी कभी आपने देखा ना बियर्ड फीमेल, यानी कभी कभी दाढ़ी उड़ी आ जाती है ना उसमें, है ना? आवाज का भारी होना, खैर ये बताने की जरूरत नहीं, कभी कभी तो आवाज अगर सामने से ना देखो ऐसा लगता है कि आदमी ही बोल रहा है क्या, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, है ना? और यहाँ पर लड़ाकू स्वभाव का हो जाना, हर बात पे जो है ना वो लेकर के तैयार रहती कि बेटा अब तो तुम्हारी खैर नहीं, है ना? और अगला क्या है, समान लिंग की ओर आकर्षण। देखो अब क्या हुआ, अब लिंग जो था पहले भी इनका नरों नर की तरफ या पुरुषों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए था भाई, नेचुरली ये है, लेकिन अब क्या हुआ, तो बेटा अब कहां तक जाएगा ये कार्मा, कहां तक पहुंच सकता है, आई डोंट नो, है ना? अब गायनिकोमेस्टिया की बात करें, गायनिकोमेस्टिया में मैंने कहा कि नरों में अगर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो बेटा गड़बड़ा गया। अब ये जो है नर मादा हो गया, मतलब नर तो है लेकिन मादे जैसे सारे के सारे व्यवहार जैसे दिखने लगेंगे। स्तन ग्रंथियों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है, यानी हाँ। और अब इसी समय अगर स्तन ग्रंथियों में बेटा वृद्धि हो गई और इसी समय थोड़ा सा इसको ऑक्सीटोसिन दे दो तो आराम से दूध निकालो। और दूसरा, आवाज का पतला हो जाना, है ना? शर्मीले स्वभाव का होना, मतलब कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं मेल में, भाई मेल तो एकदम आप समझ रहे। और फिर
समान लिंग की तरफ क्या होना, आकर्षित होना। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि किधर इशारा कर रहा है। हाँ, जो इशारा आपका है वो मुझे भी पता है ना? ठीक है, तो ये सारे के सारे बातें आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? अब एड्रिनल मेडुला के हार्मोन देखिए। एड्रिनल मेडुला में दो ही हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन, है ना? एक को हम बोलते हैं एड्रिनैलिन, आप जानते हैं सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछा गया, और दूसरा है नॉर एड्रिनैलिन। इसका थोड़ा सा रोल होता है नॉर एड्रिनैलिन, लेकिन इसका बहुत रोल होता है। आपको कहा बेटा कि आपके अंदर जो सारी की सारी आपका जितना भी दमखम है, जोश है ना, हर चीज करने का, बेटा वो सब एड्रिनलिन पे होता है। आपके अंदर जैसे आपके देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है, आपके बॉडी में भी 3 प्रकार की इमरजेंसियां होती हैं, और ये इमरजेंसी को लगाने के लिए एड्रिनलिन की जरूरत पड़ती है। हालांकि आप जानते हो एड्रिनलिन, मैंने आपको बताया था, मेडुला को कंट्रोल करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, यानी ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता है। क्लियर हो रही बात, समझिएगा। हाँ, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आप इतनी बात को समझिएगा कि जो एड्रेनालिन है, क्या है एड्रेनालिन, ये एड्रेनालिन जो होता है वो आपको आपके इमरजेंसी सिचुएशन से बनाता है। देखिए जैसे, क्योंकि यह आपात, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहां पर आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसको आपात स्थितियों में हमारे शरीर को तैयार करता है। और आपकी आपात स्थितियां क्या है, लड़ो, उड़ो या डरो। लड़ना, भागना और डरना, ये तीन चीजें आपके पास अगर हैं तो आप बहुत जबरदस्त हो, आपके अंदर पूरा 3F, इसीलिए इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज हमको बताओ, अगर हम आपसे पूछे, जो डर गया समझो वो क्या हुआ? भाई, आपने डायलॉग सुना कि जो डर गया समझो वो क्या हुआ, बोलो जल्दी। अरे भाई, गब्बर सिंह कह के गया, बोलो। जो डर गया वो, किसी का जवाब नहीं आया। मर गया नहीं बेटा, वो घर गया। ये ध्यान रखना बेटा, जो डर नहीं पाता वो मर जाता है, उसी को बोलते हैं शौक, सदमे में, है ना। जैसे झटका लगता है ना, कभी कभी अचानक से पहुंचे, कोई बता दे कि इस बगीचे में मत जाना, रात को 12 बजे यहां पर आती है चुड़ैल, है ना, और पता चला आप पहुंच गए, और कहीं से गाय भैंस अगल बगल बंधी थी, उसकी गले में घंटी उंटी लगी थी, थोड़ा सा घंटा बुंटा इधर हुला ना, और अगर आप नहीं डरे तो पता चला कि राम नाम आपका सत्य हो जाएगा। इसलिए इसलिए याद रखना, डर गया वो घर गया, बिल्कुल सही बेटा। क्यों? क्योंकि तभी, क्योंकि जब आप डरते हो या लड़ते हो या कुछ भी करते हो, देखो आपके अंदर आपके शारीरिक बदलाव तुरंत होने लगते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप डरना शुरू करते हैं, तो डरने में ये तुरंत जो है क्या करता है, ब्रेन, ब्रेन जो है तुरंत जो है, ब्रेन का पार्ट जो होता है इसके पास आता है, एड्रिनल के पास, मतलब किसके पास, मेडुला के पास। वो तुरंत कहता है कि जल्दी से जाओ, एक एक जगह पर ये खबर फैला दो कि क्या क्या करना है। ये तुरंत हार्ट के पास पहुंचता, कहता है भाई ये काम करो, जल्दी जल्दी से धक्के मारो, क्योंकि ऊर्जा बहुत चाहिए। रोंगटे के पास खड़ा पहुंच जाता, कटा बेटा खड़े हो जाओ, एकदम हालत खराब हुई है। और पसीने वाली ग्रंथियों को बोलता कि जितना पानी हो उतना फेंक सको, क्योंकि ये शरीर में जो है इसको ठंडा करना है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हर चीजों का क्यों बढ़ता जाता है, आप देखते हैं दिल की धड़कन धक 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 72 से 272, यानी हर चीजें क्या होने लगती हैं, बढ़ जाती हैं। तो बेटा अगर ये सारी चीजों को अगर आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाया, तो लगा ना शॉक, झटका लगा ना, तो चले गए आप काम से। यानी हर चीजें आपको एक बैलेंस अवस्था में चाहिए, और यही तीनों अवस्थाओं में, जैसे आपके यहाँ क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, 352, 356 और 360, है ना। तो ये जो 352, 356, 360 आपके देश में है ना, तो यहाँ पर जैसे ब्रेन का काम जो मेन ब्रेन लेता है, वो मेन ब्रेन की जगह अब कौन ले रहा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सारी पावर इस समय किसके अंदर आ गई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास हो गई। ब्रेन जब पढ़ोगे तो आप देखोगे, याद रखना बेटा। हाँ, तो कहने का मतलब आप अच्छी तरह से समझिएगा कि एड्रिनलिन वास्तव में क्या करता है, ये बहुत जबरदस्त। और बेटा कहीं अगर डबल बूस्ट आपको एड्रिनलिन दे दिया जाए ना अचानक से, तो आपके अंदर जो है 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। अचानक से एड्रेनलिन का अगर बूस्टर डोज दे दिया जाए और कहा जाए बात, फिर तो आप फाड़ चीर दोगे किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर एक क्या करता है, ताकत पैदा करता है, यही तो सोर्स है। और इसीलिए बोलते हैं कि बेटा अगर गए, हाँ वही 352, 365, अच्छा कुछ भूल गया, क्या उल्टा बोल गया था क्या? अरे वही भाई 352, 356, 360 है, शायद यही तो बोला था, 200 बोल गया था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 356 की बात, हाँ जो भी है।
जैसे आपात स्थितियां आपके यहाँ देश में लागू होती तो वैसे ही आपकी बॉडी में भी। अब देखो जब लड़ने आते हो, जब किसी से लड़ना है तो भी आप क्या होता है, आपका दिल धक 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 होने लगता है ना, आपको भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका भी वही ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, आंखें लाल पीली गीली होने लगती हैं। ये सब वास्तव में क्या है, ये उस सिचुएशन में वो बॉडी से लड़ने के लिए, यानी बॉडी को उस सिचुएशन से फेस करने के लिए वो क्या कर रहा है, सेट कर रहा है आपको, ताकि वो सिचुएशन को आप हैंडल कर सके। अगर वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपकी बॉडी फिट नहीं हुई, क्योंकि भाई ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, हर चीजें ज्यादा होंगी, पता चला वो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाई तो यू आर खलास। समझ में आई बात? इसलिए मैंने कहा कि डरना जरूरी है। क्लियर ना? हाँ, बिल्कुल बनेगी बेटा फिल्म। अब पता नहीं बनी है कि नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल बनेगी भाई, आप तो जानते ही हो ना ये सब, आप जानो। क्लियर हो रही बात? अब देखो, जब उड़ोगे, उड़ो यानी दौड़ोगे, जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया सवाल कि अगर कुत्ता दौड़ाता है तो आपके शरीर में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा स्रावित होगा, बोलो। तो कुत्ता दौड़ा रहा है, आप जब दौड़ते दौड़ते बच जाते हो तो देखते नहीं, आपको और दिल की धड़कन बड़ी तेजी से, सारी चीजें पसीने पसीने फेंक दिए सब, बेटा वो भी हार्मोन निकल रहा होता है, कौन? एड्रेनालिन। तो आप समझ गए एड्रेनालिन की महिमा। हाँ, ये समझ लेना बेटा कि कितनी कितनी चीजें होती हैं इसके साथ में, सबका ये ख्याल रखता है। और हाँ, नॉर एड्रेनालिन बेटा इसका थोड़ा सा सहयोग करता है, एड्रेनालिन का सहयोग करता है, ये रुधिर वाहिनियों को क्या करता है, फैला देता है। इसलिए फैला देता है ना कि ताकि, अब भाई सोचो ब्लड, हार्ट तो बड़ी तेजी से कर रहा है तो ब्लड ज्यादा जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वो फैल जाएगा तो उसको आसानी हो जाएगी। अरे भाई समझ पा रहे हो नहीं? भाई उसको आसानी हो जाएगी। यस, वो आसानी से क्या होगा, वो चला जाएगा। और नहीं तो पता चला, यही तो गड़बड़ है, अगर नहीं कोऑपरेट कर पाया तो पता धक्के मारने के चक्कर में सारे ब्लॉक हो गए और सब। क्लियर हो रही बात? तो ये चीजों को आपको समझना है, बस यही बात तो है नॉर एड्रेनालिन की। अब हम आपको लाते हैं, दिखा देते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा सारा बात जो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया था। ये कहाँ गया? हाँ, ये वाला, इसको देख लेते हैं हम, अब आप समझ जाएंगे। ये यहाँ जाओ बेटा, ये कहाँ तक देखे थे हम लोग, यहाँ तक, ये, हाँ ये यहाँ, हाँ, अब देखेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा बचा था इसलिए मैंने नहीं दिखाया ना, क्योंकि यहाँ दिखा देता तो वो बात नहीं समझ पाते आप। अब देखिए, जैसे देखिए किसी को जब डर लगेगा, यानी डर के समय कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा? एड्रेनल। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और क्या समझ रहे हो, तभी ना मैंने बोला। नहीं, एड्रेनलिन से आपको देखो क्या होता है, रुक गया क्या, चल तो रहा है। ये देखिए, ये भाई साहब जा रहे हैं और अचानक से ये गाड़ी लेकर आ गए, बेचारा ये डर गया, हालत खराब इसकी। ये देखिए किडनी से तेजी से क्या निकलने लगा, एड्रेनलिन। फिर जाके इसकी हालत खराब हुई, देख रहे हैं, कांपना शुरू कर दिया इसने। ये देखो हार्ट बीट दिख रहा है, नहीं, हार्ट बीट देखो कितनी तेजी से हो गई, हार्ट देखो, सांस लेने की, देख रहे हैं ना, ये तेजी तेजी से सब जगह से ये पूरा का पूरा काम। और ये पीछे आपको स्पाइनल कार्ड क्यों दिख रहा है बेटा, ये देखो स्पाइनल कार्ड दिख रहा है ना, ये वास्तव में क्या, ये देखो यही जुड़ा, ये कह रहा है कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना इसको, ब्रेन का कंट्रोलिंग है, इसलिए बेटा ये देखो हार्मोन तेजी से निकला। आप देखिए मांसपेशियों में फड़कन सी आने लगी, सब जगह पर ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा जो है अचानक से आपकी बॉडी में एक खतरनाक बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हो रही बात? तो मेरे ख्याल से बातें आप तक पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल सिस्टम, अबाउट पिट्यूटरी एंड एड्रिनल। अगर तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर ये टॉपिक को फाइनल करते हैं। ठीक है, अगर बातें समझ में आई होंगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आई होंगी तो बेटा और बढ़िया है, उसको दोबारा पढ़ो। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बिल्कुल आप बेशक आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ जरूर बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, आप अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो बेटा आप LP10 का जरूर इस्तेमाल करें, और LP10 से आपको 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।